चूंकि इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो कुछ भी अगर हमें जानना होता है गूगल बाबा तैयार रहता है, तो हमें उसी से जानकारी मिल जाती है। परंतु अगर हम सही में देखें कि शोध रिसर्च क्या होती है, तो हमें पुराने जमाने से पता चलता है वो ओरिजिनल रिसर्च थी। वे शुरुआत से करते थे, ना कि कहीं से कॉपी पेस्ट करके किया जाता था। देखिए, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि खोज के लिए गूगल बाबा है हमारे पास, वैसे उसी तरह से हमारे पास हजारों ग्रंथों के भंडार है। दूसरा, उन्होंने बड़ी एक अच्छा वाक्य कहा कि खोज जो है वो प्रामाणिकता से की जाने वाली बात है, कॉपी पेस्ट की बात नहीं है। दो बातें, अगर पेन और डायरी आपके पास है तो नोट कीजिएगा, या अभी तो हमारा ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी आप सबको मिलेगा, ठीक है? क्योंकि जो विषय है, मुख्य विषय है, बाकी सारी बातें तो मुख्य विषय को हमको जो है सबके पास पहुंचाना है। चलिए, अब दूसरा कोई बताइए, कोई भी, आप खुद होके जो है मैं जी। मेरे हिसाब से रिसर्च अगर शब्द को भी देखें तो री और सर्च का कॉम्बिनेशन है। मतलब जो चीज खोज जिसकी हो चुकी है और जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है, हम उसको ही और थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। और जब हिंदी में शब्द देखते हैं शोध, विचार विमर्श भी होता है। तो किसी चीज को अगर हम पूरी तरह से जानने की कोशिश कर रहे हैं, या जैसे एक पेड़ की तरह है, हर एक सब्जेक्ट एक पेड़ की तरह होता है और उसके जड़ें होती है, तो एक एक जड़ को समझना जो होता है, उसको एक डीप रूटेड नॉलेज जिसको बोलते हैं, वो एक प्रोसेस है जो रिसर्च होती है। पर अगर मैं जो इंडोलॉजी के एस्पेक्ट से समझी थी अभी तक भारतीय शिक्षण मंडल के हिसाब से, तो हम जो खो चुके हैं उसको प्राप्त करने के प्रोसेस में है अभी, जो इंडियन नॉलेज है हमारी। तो रिसर्च अभी इस कंटेक्स्ट में वो ज्यादा है, और मेरे हिसाब से रिसर्च वही है जो खो चुके हैं उसको वापस समझ के अभी के लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना, वो रिसर्च है। जो खो चुके हैं उसे ढूंढ करके फिर से अपने लाइफस्टाइल में लाना, नोट कीजिए इस पॉइंट को, और बात करेंगे फिर इस विषय पे, और आगे बात करेंगे। हाँ जी, अभी पलक जी बोलिए। मेरे हिसाब से रिसर्च इज किसी तथ्य को ढूंढना, या हमें जो मालूम पड़ता है उसमें कितनी सच्चाई है, उस चीज का स्टडी करना, और हमें जो प्रूफ्स मिलते हैं वापस उन चीज को स्टडी कर कर उस एंड तक आना कि जो भी हम सोच रहे हैं उस चीज के बारे में, या जो भी हमें पता है वो किस हद तक सही है, उसे रिसर्च कहा जा सकता है। एंशियंट इंडिया में रिसर्च को नॉलेज से काफी रिलेट किया गया है, कहा गया है कि नॉलेज वही है जिस चीज का प्रूफ है। और आज की डेट में रिसर्च वही है जो एंड में आकर प्रूफ दे सके कि जो हम पढ़ रहे हैं, जिस चीज के हम रिसर्च कर रहे हैं वो सही है। इसके अलावा जैसे कि हिरण्मयी जी ने कहा कि रिसर्च उस चीज को दोहराना है, वापस ढूंढना है, या फिर उस चीज को वापस पढ़ना है, सो दैट हमको वो नॉलेज मिल सके जो हमारे पास नहीं है, या फिर किसी नई चीज को डेवलप करने के लिए उस नॉलेज की जरूरत है हमें, तो उस चीज को वो कितनी सच है उसका जानना बहुत जरूरी होता है। तो मेरे हिसाब से वो भी एक रिसर्च का पार्ट। तो किसी चीज को डेवलप करने के लिए जो प्रक्रिया हम करते हैं उसको रिसर्च कहना है, इसको नोट करें। अभी यश खैरनार जी, म्यूट कीजिए, आप म्यूट है, आप अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है? जी हाँ। हाँ, मुझे लगता है कि रिसर्च बेसिकली जो हमें नहीं पता उसे हमें ढूंढना है, क्योंकि हम रिसर्च कर नहीं सकते। इफ थोड़ा इंग्लिश में बोलो तो चलेगा? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, मुझे चलेगा, लगता है दौड़ेगा। कि हाँ, मुझे लगता है कि रिसर्च करने के लिए हमें एक माइंडसेट चाहिए कि हमें कुछ पता नहीं है। इफ वी डोंट नो एनीथिंग देन वी आर रेडी टू सर्च फॉर एवरीथिंग, ऐसे मुझे लगता है। और रिसर्च टॉपिक्स ऐसे रहते हैं कि जैसे बोलूँगा, आई एम नॉट एबल टू पुट इट इन वर्ड्स, बट आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं। हाँ, I'll come back in ओके, या नो प्रॉब्लम, a यस word, यस। yes. सौमुख्य जी, सौमुख्य सिंह जी।
जी मेरे हिसाब से भी जैसा कि अभी तक आप सबने बोला उससे काफी कुछ मिलता जुलता है। द वर्ड रिसर्च and the creation of new knowledge by the existing knowledge. द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज बाय एग्जिस्टिंग न्यू नॉलेज, इसको नोट कीजिए। ठीक है, इसको छोड़ के और किसी को कुछ कहना है? रुजुल जी, रुजुल देशपांडे जी। सर आई थिंक जो मुझे बोलना था वो सबने बोल दिया ऑलरेडी। बोल दिया है, ठीक है। साहिल जी, साहिल जी। एक्चुअली सब तो ऐड हो चुका है, पर फिर भी एक ऐड करना चाहूंगा। जैसे हम प्रकृति की ओर देखते हैं, रिसर्च मतलब रिसर्च का सबसे जो बेसिक पॉइंट है वो नेचर से शुरू होता है। क्योंकि मतलब मैंने पढ़ा था कि मैं थोड़ा ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, पर फिर भी हम पढ़ते हैं कि साइंस इज एवर डायनामिक, मतलब विज्ञान हमेशा बदलते रहता है, क्योंकि प्रकृति भी हमेशा बदलती रहती है समय के साथ। तो उस हिसाब से रिसर्च के टेक्निक्स भी हर समय बदलते रहते हैं। जैसे बहुत प्राचीन काल में एक व्हील का मतलब पत्थर से चक्के की खोज हुई थी, और आज हम मतलब गाड़ी चलाते हैं। तो जैसे टाइम के साथ साथ डेवलपमेंट्स भी होते हैं और रिसर्च भी बदलते रहते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। मुझे एक पॉइंट ऐड करना है। जी हाँ। So I think that knowledge is like a paradox. Like in history, we see we had somewhat of knowledge and we continued doing developments with it. But today we have so much of knowledge, but still we have some need to research it. So मुझे वही लगता है कि हमारे वास्तविक ज्ञान के अनुसार हमें एक रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो कभी like we are not how do I say we have too much knowledge but till yeah we feel that it's not enough. ये बात जो है उसको नोट कीजिएगा, ये क्यों होता है ये हम बताएंगे। ठीक है, अभी हमारे आचार्य जो है वो भी बताएं। विनोद जी, आपका भी क्या सोचते हैं, आप भी बताइए। एक विषय और था कि हम लोगों ने जो अपना टॉपिक रखा था कि रिसर्च क्या है, क्यों और कैसे, तो उसके बारे में भी हमने थोड़ा सा सोचा होगा ना कि क्यों पर तो आ गए, है ना, क्यों करना चाहिए, तो प्रश्न आया है। वो हम आगे आएंगे, क्योंकि एक एक को खुलते जाना है। रिसर्च यहाँ तक रखेंगे। मेरा टाइटल ये है, क्योंकि मैंने बात करते समय आपसे ये कहा था कि मैं टाइटल बाद में बताऊंगा आपको। हाँ, फिर हम ओके। ये रहे और ट्रैवलिंग में रहे, तो टाइटल है रिसर्च लाइटनिंग द लैंप ऑफ विजडम। मेरा ये हमेशा विषय रहा है, रिसर्च लाइटनिंग द लैंप ऑफ विजडम। ठीक है, लाइटनिंग द लैंप ऑफ विजडम, ये टाइटल है। तो अभी आप सिर्फ रिसर्च क्या है, आप क्या सोचते हैं, उतना ही बताइए विनोद जी। ओके, अभी मुझे अपना मत रखना है। रिसर्च क्या है, हाँ, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल। मुकुल जी के साथ रहते रहते कुछ शब्दों के अंदर तक जाने का ऐसा थोड़ा आदत हो गया है। तो जब हम मतलब हिंदी और संस्कृत निष्ठ शब्दों में जब हम बात करते हैं, तो अपना जब हमारा जो रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन है, उसका जो ध्येय वाक्य है वो है तपो मूलम ही साधनम। इसके विषय में जब चर्चा चल रहा था कि हमको एक्चुअल में मतलब रिसर्च के लिए हिंदी शब्द हमारे पास क्या होना चाहिए, तो अनुसंधान अभी ये ऐसा प्रमाणित शब्द है। हम रिसर्च का जो ट्रांसलेशन हमारा है वो अनुसंधान बोलते हैं। लेकिन जैसे भी तय हुआ अपना कि कोई चीज खोया हुआ है उसको फिर से अपने को खोजना, तो रिसर्च हो गया। लेकिन उसके आगे जब थोड़ा सा हम और जाते हैं तपोमूलम ही साधनम के, तो एक वाक्य उसमें और जोड़ा गया, न मूलम लिख्यते किंचित। हम एक भी वाक्य ऐसा नहीं लिखेंगे जिसका कोई मूल ना हो। प्रमाण। तो वो मूल हमको कहाँ से आएगी? उसके लिए, उस मूल को ढूंढने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है, उसके लिए वो शब्द निकल करके आया तप। और फिर जब अलग अलग उसमें है, जैसे कोई चीज खो गया है उसको फिर से ढूंढना, तो उसके लिए अन्वेषण शब्द है एक, सर्च। और इसमें कई सारे शब्दों का एक समूह आता है। तो मैंने जो थोड़ा बहुत समझा कि रिसर्च एक्चुअल में क्या है, तो इन सारे विषयों को जब मैंने देखा, कोई चीज खो गया है उसको फिर से ढूंढना, या कोई चीज रुक गई थी उसको और आगे बढ़ाना कुछ तय करके,
वो सब तो अनुसंधान हो गया, पर ये सारी जो प्रक्रिया है इसको तप कहते हैं। तो मेरे दृष्टि से इन सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया है, जिसको हम रिसर्च और अनुवाद के अनुसंधान बोलते हैं, वो मेरी दृष्टि से तप है। रिसर्च और अनुसंधान का अर्थ मैं तप मानता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा बताया। तो जैसे मैंने कहा कि टॉपिक जो मैंने दिया आप नोट कीजिएगा, अगर आपके पास पेन नोटबुक हो तो, नहीं तो ले लीजिए। जैसे मैंने रिसर्च लाइटनिंग द यश को लैम्प मैंने ऑफ, बोला है पूरे मंडल का डॉक्यूमेंटेशन जी करने के लिए, शायद वो कर रहा जी होगा। जी। हाँ तो लाइटनिंग द लैम्प ऑफ विजडम, अभी जैसे उन्होंने बताया कि महाभारत के अश्वमेध पर्व का जो वाक्य हमारा ध्येय वाक्य के रूप में जैसे है, औषधान्य गदादीनी नाना विद्याश्च सर्वशः तपस्सेव प्रसिद्ध्यन्ति तपो मूलम ही साधनम, ऐसा उसका ये दिया है। यानी हमारा ये वाक्य हमने ध्येय वाक्य के रूप में लिए है रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन के लिए। तो यहाँ पे हम रिसर्च की परिभाषा जब करते हैं तो जॉर्ज के मूले है, मैकग्रेथ है, वॉटसन है, कई सारी बातें उन्होंने बताई है। जैसे शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए याद रखिएगा, व्यवस्थित रूप में बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि के प्रयोग तथा अर्थार्पण को अनुसंधान कहते हैं। ये जॉर्ज मूले ने उसकी व्याख्या की है। और मैग्रे तथा वाटसन ने जो बताया, उन्होंने ये कहा कि अनुसंधान की एक व्यापक परिभाषा, वो बोले अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खोज प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, जिसके निकष खोज की उपयोगिता हो, ज्ञान वृद्धि की जाए, प्रगति के लिए प्रोत्साहित करे, समाज के लिए सहायक हो तथा मनुष्य को अधिक प्रभावशाली बना सके, समाज तथा मनुष्य अपनी समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से हल कर सके। ये सारी बातें बोलते बोलते हम तो थक जाते हैं, मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। आप में से अभी परिचय दे दिया बहुत सारा, मगर मैं ये आपको बताऊंगा। मेरे लिए शिक्षा का अर्थ जो है मुझे कभी समझ में नहीं आता था, क्योंकि मैं उस समय स्वरांगी के जैसा 10वीं का विद्यार्थी था, जब तक मुझे कई सारे विषयों में रुचि थी। उस समय मुझे ऐसा लगता था कि मैं साइंस में भी कुछ काम करूँगा, कला में भी कुछ काम करूँगा, क्योंकि इतिहास के शिक्षक बहुत मन से हमको सिखाते थे। तब लगता था कि पूरे भारत की धरोहर का ज्ञान मुझे होना चाहिए। मगर गड़बड़ ये हो गई कि ऐसी धारा समाज में बह रही थी, उसमें ऐसा लग रहा था नहीं, साइंस के लोगों को ज़्यादा थोड़ा प्रेस्टीज था समाज में, है ना? साइंटिस्ट जिसको हम बोलते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये कैसे बनेंगे? साइंस से बनते हैं ना। तो वैसा था कि नहीं, घर में भी था कि तुम डॉक्टर बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे। ऐसा एक ट्रेंड चल रहा था पूरे समाज में, और उनको सबसे ज़्यादा वैल्यू, क्या हुआ बच्चे एमबीबीएस कर रहा है, ओह! सो गुड, बहुत अच्छा। इंजीनियरिंग कर रहा है, उसमें भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है, ग्रेट है। आपके घर में कितने विद्वान बच्चे रहते हैं, अगर किसी ने बोला कि हमारा बच्चा आर्ट कर रहा है, आर्ट कर रहा है, ऐसे लगता था जैसे मानो कि मक्खी में कोई अपना जो होता है ना, शहद है और उसमें मक्खी गिर गई है, तो बड़ी गड़बड़ हो जाती थी। तो ये समाज की ये अवधारणा जो बनी थी। अच्छा, फिर देखिएगा कि जब साइंस का कोई बच्चा सुसाइड करता था किसी भी फर्स्ट स्टेशन में आकर के, तो लोग बोलते थे, क्या हो गया भाई, क्यों ये किया? कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ, उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो ये मानसिक स्थिति क्या चीज होती है? व्हाट इज दिस मानसिक स्थिति? ये क्या चीज होती है? वो कहाँ से आती है? वो अपने घर परिवार से, समाज से आती है ना। तो सामाजिक विषय का अध्ययन हमने किया ही नहीं, समाज का अध्ययन किया ही नहीं, और हम चल पड़े थे एक ऐसे दिशा में कि जिसका कोई अंत नहीं। ये याद रखिएगा, क्योंकि प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कहीं भी ये अलग-अलग नहीं था। कला, विज्ञान, जिसको कॉमर्स, अर्थशास्त्र, ये जो सारे नाम दिए ना, ये अलग नहीं था। ये सारे एक ही इसमें पढ़ाए जाते थे। आप देखिएगा, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, सारे जितने विश्वविद्यालय उनके हम नाम लेते हैं, तो ये सारे विषयों को एक साथ ही पढ़ाया जाता था। एक उदाहरण के तौर पर बताऊं तो सिद्धनागार्जुन को देखिएगा, जीवक को देखिएगा, शारंगधर को देखिए, वाग्भट देखिए, सुश्रुत देखिए, चरक देखिए, ये सारे नाम जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने आता है किन विषयों का ज्ञान था। सबसे पहला तो ह्यूमन एनाटॉमी का अध्ययन चाहिए आपको, क्योंकि मानवीय शरीर का अध्ययन हुए बगैर एक आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते ना। मुझे अगर यही पता नहीं है कि वो क्या उसके शरीर में, इसके लिए आजकल हम शब्द प्रयोग किए टेस्ट करना। कोई भी डॉक्टर के पास जाता है तो पहले तो जा भाई, पहले टेस्ट करके आ। हमारे पास टेस्टिंग पहले से था, वहां तो प्रकृति है,
पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है, ये कैसे पता चलेगा? उसकी नाड़ी देख कर के वो पता चलता था। तो आज भी डॉक्टर ये करते हैं नाड़ी का, मगर सब नाटक करते हैं, क्षमा करना। जो सही है वो नहीं करते, उनको तो पता चलता है। फिर वो टेस्ट के लिए आपको नहीं बताएँगे, पक्का नहीं बताएँगे, क्योंकि मैं आरोग्य मंत्रालय का भी नेशनल एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर हूँ, मगर मैंने ऐसी कई सारी समस्याओं का ये जो है मैंने अनुभव किया है, मैं उसमें से गुज़रा हूँ। यानी जिस समय डॉक्टरों ने ये बोल दिया कि अब ये ज़िंदा नहीं रह सकता, ये इसका कभी भी डेथ हो सकता है, इसको लेके जाइए। उस स्थिति में मैं पहुँचा हूँ। कच्चीगुड़ा के श्राफ हॉस्पिटल में मैं एडमिट था, जब मुझे व्हाइट ये आप जिसको पीलिया कहते हैं, जॉन्डिस, तो ये हुआ था। पीला जो होता है वो येलो वो समझ में आता है, व्हाइट वाला नहीं समझ में आता है। तो पीला होने के बाद समझ में आया, व्हाइट वाला समझ में नहीं आता, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है ना। पीला तो नाखून पीले दिखाई देंगे, आँख पीली दिखाई देगी, चेहरा धीरे फिर समझ में आता है। व्हाइट वाला समझता ही नहीं है। वो तब समझ में आता है जब लास्ट स्टेज में चले जाते हैं। अब मुझे समझ में आता है, क्योंकि मैंने वो 3 बार बाद में फेस किया। तो एडमिट किए, उन्होंने डॉक्टर ने कई सारे प्रयोग किए और बता दिया कि अब ये नहीं हो सकता है, ये सब ट्रीटमेंट खत्म हो गई। मेरा शरीर भी इतना वीक हो गया, बोले अब ये कुछ दिन का ही ये है, तो आप इसको घर ले जाइएगा। मैंने घरवालों को तब तक बताया ही नहीं था ऐसा कुछ हो गया है। मैं वहाँ रहता था जहाँ हैदराबाद में, तो वहाँ उस समय मेरे चाचा और वो रहते थे, वो भी दूर के रिश्तेदार थे, उनके यहाँ रहता था। उनको बताया था घर में नहीं बताना है, जो हो जाए मैं अकेले सह लूँ, घर में नहीं बताना है, किसी को चिंता नहीं देनी है। तो फिर जब डॉक्टर बोले अब ले जाओ, अब हो गया इसका, तो फिर मैंने ये सोचा चलिए क्यों नहीं हम फिर से एक बार प्रयोग करेंगे। हमारी आयुर्वेद की जो परंपरा थी, पांडुलिपियां, मेरे पास 2000 आयुर्वेद की पांडुलिपियां हैं मेरे घर में। जैसे इन्होंने बताया 40,000 किताबें हैं, उस तरह से 15,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स भी है, पांडुलिपियां हैं। और हमारी एक अच्छी टीम थी आयुष की, डॉक्टर मनोहर गुंडेटी, डॉक्टर साकेत राम, डॉक्टर बी रामाराव जी वगैरह ऐसे लोग थे, तिरुमला प्रसाद वगैरह। तो इन लोगों ने क्या किया, सबने मिलकर के फार्मूला तैयार किया, है ना? फार्मूला बनाते हैं कि क्या मिलना, किसमें क्या डालना है, कौन से इसमें खाना है, कितना खाना है, ये सारी प्रक्रिया की। उससे जो फार्मूला तैयार हुआ, वो पहले किसी प्राणी पर, चूहे पर या किसी बंदर पर यूज़ नहीं किया गया, डायरेक्टली मुझ पर यूज़ किया गया। क्योंकि मैंने कहा ऐसे भी तो मैं मरने वाला ही हूँ ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है, प्रयोग के लिए मुझे यूज़ करो। या तो अच्छाई के लिए मर जाऊँ, या तो फिर ऐसे भी मरने ही वाला हूँ। तो मेरे ऊपर प्रयोग किया गया और मैं एकदम 8 दिन के बाद बिल्कुल तंदुरुस्त ठीक से हुआ। मेरे अभी जो मेरे जीजा जी है, उस समय तो मेरा दोस्त था, उसके बहन की शादी थी नांदेड़ जिले में, तो मैं वहाँ उसकी शादी में पहुंचा, ढेर सारा काम किया शादी में। बहन की शादी है ना, दोस्त की हो या मेरी बहन, तो बहन की शादी है तो काम कर, तो ढेर सारा काम किया, ये वो करना, क्लीनिंग करना, शादी कर। लोग बोले इतने मरने के इसमें जाकर के आया है, इतना काम करा है, फिर मर जाएगा क्या? मगर ठीक रहा। उसके बाद भी फिर 2 बार ये हुआ, मगर उस समय भी मैंने, अच्छा उस समय तो मैं अकेला ही रहता था। जो प्रयोग किए थे उस समय, वो मैंने खुद अपने घर में रह के खुद के ऊपर किए। जैसे बताना, अगर आपके पास समय हो, जब से ज़्यादा चिकनगुनिया होता है तो सबसे पहले हमें कैसे पता चलता है, कोई भी होने दो, अन्न के बारे में नफ़रत पैदा हो जाती है मन में। गला ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, वो खिच-खिच-खिच करने लगता है। बाद में क्या होता है, अन्न देखने के बाद नफ़रत पैदा हो जाती है, नहीं खाना चाहिए। जो कि कभी बहुत पसंद था, नफ़रत हो जाती है उसके बारे में। और तला हुआ वगैरह जो था, ऑयली फूड वगैरह, वो खाने का मन करता है बहुत। ये दूसरा। अब इसके आगे वाली स्टेज में जब जाता है, फिर भी आप खा लेते हो, तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि आपका जो लंग्स है वो वीक हो जाता है। तो हमारे आंतड़े पर एक गाँठ आने लगती है धीरे-धीरे, और वो जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, अन्न पचन नहीं होता है और वो सारा जो है निकल जाता है। कुछ खा लो तो तुरंत निकल जाएगा, ऐसी स्थिति आ जाती है, तब समझ लेना कि हम वो स्टेज में पहुँच गए हैं। उसके बाद आगे फिर तो और समस्या होते जानी है, मगर इस स्टेज तक तो कम से कम समझ लेना चाहिए। सबसे पहला इसमें काम है कि हार्ड फूड तुरंत बंद करना है, कि जो भी ज़्यादा पचन के लिए जड़ है उसको बंद करना है, जो ज़्यादा ईज़ी डाइजेस्ट हो सकता है, जिसको हम लिक्विड फूड कहते हैं। तो पहले लिक्विड फूड से शुरुआत कीजिए, जैसे किसी माँ का भी जब गर्भधारणा होती है, तो उसके बाद में क्या करते हैं, उसको पचन सहज रूप से हो, बेटा हो जाए, कोई भी बच्चा हो जाए, तो उसके बाद में क्या करते हैं, उसको जो बहुत हल्का अन्न होता है वो देते हैं, लिक्विड फूड देते हैं, जूस देंगे या कोई फ्रूट देंगे, फिर धीरे-धीरे उसको जो है, जो उपमा होता है या शीरा होता है, वो ऐसे देते हैं, जो ईज़ी डाइजेस्ट हो। फिर उसके बाद राइस और दाल वगैरह जो होता है, चावल और दाल, वो देते हैं, फिर बाकी दे ऐसे हम भी इस प्रक्रिया में करते हैं। जब तक मैंने खाया हुआ मुझे पचन हो रहा है, ये समझ में नहीं आता है, तब तक आगे वाला नहीं शुरू करना है, तब तक वही कंटिन्यू रखना है। और
फिर जाकर के जो है, अच्छा दवाइयाँ क्या है, दवाई बात की बात है, औषधान्य गदादि नहीं, दवाई बात की बात है भाई। पहले तो आपको आपकी शरीर की प्रकृति समझ में आनी है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर हमारे पास जो है जट्रोफा है, जिसको हम एरेंडेल कहते हैं, उसका कैस्ट्रॉल ऑयल बोलते हैं ना, कैस्ट्रॉल ऑयल। तो कैस्ट्रॉल ऑयल होता है, उसका थोड़ा सा घूंट पहले लेते हैं, पूरी तरह से पेट साफ हो जाना है, क्लीन कंप्लीट। मगर वो डॉक्टर के वैद्य के सलाह के बगैर मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें काफी रिस्क होता है। थोड़ा सा सिर्फ 2-3 बूंदे वगैरह उतना ही लेना होता है, फिर मात्रा को कम ज्यादा बढ़ा सकते हैं, मगर वो सलाह के बाद। तो उससे पूरा शरीर क्लीन प्रोसेस हो जाता है, जैसे किसी मशीन को हम क्लीन करके फिर बाद में उसको जो है हम ऑयलिंग करते हैं, या फिर उसको जो है हम ग्रीस वगैरह जो लगाना है वो लगाते हैं। उसी तरह से हमारा शरीर भी, ये सारी प्रक्रियाएं हमारे भारतीय शिक्षा पद्धति में वो ह्यूमन एनाटॉमी भी जानता था, वो प्रकृति को भी जानता था कि धूप के दिन है तो इसको क्या देना है, ठंड के दिन है तो इसको क्या देना है। इसका मतलब उसका एनवायरमेंटल स्टडी भी उतना ही अच्छा होता था, ह्यूमन एनाटॉमी उतना अच्छा होता था। इसके आगे की तीसरी प्रक्रिया है फूड का केमिस्ट्री, उसको पता होना है, फूड केमिस्ट्री। उसके लिए ग्रंथ है भोजन कुतूहल, जो 16वीं शताब्दी की प्रत मेरे पास उपलब्ध है, और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई में एक है, और हमारे पुणे का भारत इतिहास संशोधन मंडल जो है पेरुगेट पुलिस चौकी के बाजू में, वहां पर इसकी एक कॉपी है। बाद में हमारे मित्र जो है डॉक्टर मनोहर गुंडेटी, उन्होंने बहुत इसके ऊपर अध्ययन किया। तो ये भोजन कुतूहल क्या है, कोई पदार्थ खाने से पहले, हमारी जीवा पर रखने से पहले हमारे मन में क्या प्रक्रिया होती है, क्या रस निर्माण होता है, लाड़ कहते हैं हम उसको, कौन सा रस हमारी जीवा में तैयार होता है, वो पदार्थ हमारे जीवा पे रखने के बाद फिर क्या हमारे शरीर में होता है, उसके साथ साथ हमारी सोच भी उतनी आवश्यक है। लास्ट में मैं इसके बताऊंगा। फिर हम खाने के बाद क्या प्रक्रिया होती है, अगर हमारी सोच पॉजिटिव है तो उसका अच्छा रस बन जाएगा, मगर उस समय आपके दिमाग में कोई टेंशन हो, कोई बहुत ये चल रहा हो, कोई यानी जिसको हम कहेंगे कि कुछ अलग ही है, तो वो विष भी बन सकता है। देखिए सोच का इतना प्रभाव उसके ऊपर हमारे अन्न पर होता है। और खाने के बाद फिर जो ये सारी प्रक्रिया शरीर पर जो होता है, परिणाम होता है, यानी उसका मतलब है उसको इसका भी पूरा ज्ञान है, केमिकल नॉलेज है। अच्छा, दवाई बनाने के लिए भी तो फिर उतना ही केमिकल का नॉलेज होना चाहिए, फिजिक्स का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं पारा से, हमारा पारा है, तो उससे अगर मैं कोई दवाई बना रहा हूँ, या फिर अगर मैं किसी वनस्पति का बना रहा हूँ, तो मुझे बॉटनी का भी नॉलेज होना चाहिए, है ना, क्योंकि मैं वनस्पति के पत्तों में क्या ये है, तो उस वनस्पति का ज्ञान होना चाहिए। उससे फिर मैं वो रस बना रहा हूँ, रसरत्नाकर ग्रंथ है, रसरत्न रत्नाकर समुच्चय है, रस निघंटु है, तो ऐसे कई सारे ग्रंथ है। तो इसमें हमको ये दिखाई देता है कि उसका केमिस्ट्री का भी नॉलेज है, उसके साथ साथ बायोलॉजी का नॉलेज है। अगर पारा वगैरह जैसा ही मिलाना है तो फिजिक्स का भी पूरा नॉलेज होना है। ऐसे कई सारे, गंधक है तो उसको मिलाना है। स्पेशली जो हमारा स्किन ये होता है तो उसके लिए गंधक का बहुत यूज होता है। तो हम कहते हैं ना उष्ण पानी जो होता है, जहाँ पर हॉट वाटर ये होते हैं स्प्रिंकल्स, उसको यूज किया, स्प्रिंग जो होते हैं उसका पानी यूज किया जाता है। तो ये सारा ज्ञान सिद्ध नागार्जुना है, या हमारा चरक है, सुश्रुत है, वाग्भट है, इनके पास भरा पड़ा हुआ था। क्या शिक्षा पा रहे थे भाई ये हम जो शब्द यूज कर रहे हैं कि खोज के लिए सर्च, फिर से खोज करने के लिए रिसर्च, अनुसंधान, या फिर और इसके बाद होता है कि अभी जो किसी ने यूज किया था, कॉपी पेस्ट का जमाना है ना, कॉपी पेस्ट चल रहा है, क्योंकि ऑनेस्ट नहीं है हम। जिस प्रक्रिया का मैंने अभी तक पीएचडी नहीं किया हुआ है, क्षमा करना, मुझे डॉक्टरेट तो जो दी गई थी उसका ये कारण अलग था, मगर मैंने उसको नकारा भी, क्योंकि मैं जिस अनुसंधान केंद्र में था, गांधी रिसर्च फाउंडेशन, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय गांधी के बारे में, और रिसर्च सेंटर भी, तो वहाँ 3 वाइस चांसलर थे, और पद्म भूषण डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर जी जैसे लोग थे, जिनकी कमेटी ने वहाँ पे यूजीसी का एक रूल ये किया कि किसी एक विषय को लेकर के आप निरंतर अगर उस संशोधन में ये हो, और उसको आपने मान्यता प्राप्त, उसको कहते हैं ISSN और पीयर रिव्यूड और इम्पैक्ट फैक्टर जिसका है, ऐसे रिसर्च जर्नल में अगर 20 रिसर्च पेपर आपके सलग प्रक्रिया में अगर पब्लिश होते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू PhD। और उस समय तक मेरे 63 पेपर्स पब्लिश हो चुके थे। तो उन्होंने जो है मुझे ये किया, मगर वहाँ मेरा बोर्ड भी लगाया गया, मगर मैंने उसे नकारा, क्योंकि मैंने किसी विश्वविद्यालय में जाकर के PhD नहीं किया है, तो मैं उसके लायक नहीं हूँ, तो मैं इसको नहीं यूज करूंगा। तो मेरे कहीं भी मेरे नाम के इसमें मैंने उसको आज तक यूज नहीं किया। अभी मैं जिसको हमारी शासकीय गतिविधि के अनुसार स्वामी रामानंद तीर्थ विश्वविद्यालय में रजिस्टर्ड किया, अभी इस 6 महीने में सबमिशन हो जाएगा। मगर मैं ये बात यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ, हमारा ज्ञान जो है उसको हम पूरे पटल पे, जो पटल कहते हैं, वो इतना ब्रॉडन होना चाहिए कि हमने जो कहा कि हमारे विश्वविद्यालय में, प्राचीन विश्वविद्यालय में इतना ऑलराउंडर बना दिया जाता था।
मैं भी क्षमा मांगते हुए कहूंगा कि मैं बेसिकली एक स्टूडेंट हूँ। 10वीं तक मैंने स्वरांगी तक था, तो मुझे जयंत नार्लिकर जी हमारे घर आए थे। आपको शायद जयंत नार्लिकर उनका नाम शायद सुना होगा। आयुका विद्यापीठ है पुणे में, उसके वाइस चांसलर रहे। अभी वो हमारा जो पूरा नोबेल लॉरेट्स के इसमें उनका नाम भी भेजा गया था, क्योंकि उन्होंने ऐसा रिसर्च किया है। तो अंतराल विज्ञान जो है, तो एस्ट्रोनॉमी, तो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, चाहे ग्रह ज्योतिष, ग्रह विज्ञान, तो इसके वो मास्टर है एक्चुअली। तो वो मेरे घर बाद में 3 बार आए, मगर मैं उनके घर में उस समय 2 महीने रहा। तो मंगला नारिकर मैडम और वो थे, तो ऐसा लगा कि नहीं, मुझे साइंस में ही कुछ करना है। फिर बाद में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस लिया। 11वीं और 12वीं में मैं इलेक्ट्रॉनिक साइंस था मेरा विषय। मगर फिर बाद में इंजीनियरिंग में गया। इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग में था, क्योंकि आर्किटेक्चर, भारतीय मंदिर स्थापत्य और इसका बहुत बहुत ये रुचि पैदा हुई। तो ऐसा लगता था हमारी धरोहर के बारे में अध्ययन करूंगा, तो सिविल इंजीनियरिंग में चला गया और 98% मार्क्स इंजीनियरिंग में थे। मगर गड़बड़ ये हुई कि उसमें बाद में पिताजी का हार्ट अटैक से डेथ हो गई। अब पैसे तो घर में थे नहीं, पढ़ाई कैसे करेंगे? तो पैसा नहीं था, तो मैं ट्रक पर 6 साल क्लीनर रहा। हैदराबाद बॉम्बे हाईवे नंबर 9 पर मैं ट्रक क्लीनिंग करने का काम करता था। ड्राइवर बनने के लायक नहीं था, क्योंकि बॉडी वैसी नहीं थी। तो ट्रक सफाई करता था। तो 6 साल ट्रक पे काम किया और करते-करते फिर भारत अपने पुणे में भारत गैस है हिंजवड़ी, भोसरी एमआईडीसी में हिंजवड़ी एरिया है। तो उधर लांडेवाड़ी चौक है, तो उस लांडेवाड़ी चौक में भारत गैस सिलेंडर के इसमें काम करता था। घर-घर, दापुड़ी, बोपुड़ी, खड़की एरिया में सिलेंडर उठा के घर-घर बाँटने का काम हम करते थे। मेरा वज़न जितना था, उस वज़न से ज़्यादा 14 दूनी 28 किलो, उस समय मेरा वज़न था सिर्फ 27 किलो। तो 14 दूनी 28 किलो का सिलेंडर 2 कंधे पर उठा करके 5-6 मंजिला बिल्डिंग चढ़ के जाकर वो दे देते थे, क्योंकि वो करना था, काम था। और फिर उसके बाद टाटा ऑटो प्लास्टिक जो है, तो उसमें उसके बाजू में गनगे प्रेसिंग और टेल्को जो है, टेल्को का, तो टाटा ऑटो प्लास्टिक में हमने काम किया। मैंने जितना इंजीनियरिंग के किताबों में जो ज्ञान नहीं पाया, उतना ज्ञान मैंने इस सारे काम में, 6 साल के ट्रक क्लीनर का लाइफ, उसके बाद वाला जो था गैस सिलेंडर के गोडाउन, घर-घर गैस सिलेंडर बाँटने का, और टाटा ऑटो प्लास्टिक में। आज भी आप मुझे पूछिएगा कि गाड़ी का कंट्रोल पैनल बोर्ड कैसे बनता है, मैं सब बना, उसका जो ये होता है, जो जिसमें से हम एसी आती है ना, हवा आती है, तो उसके पिन्स कैसे लगते हैं अंदर, वो तक पूछिएगा, वो मैं बता सकूँगा। उस किस क्वालिटी का होने के बाद लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है, ये भी पता है, क्योंकि सारे टेबल पर काम। दरवाज़ा जो बनता है हमारी गाड़ी का, तो उसका अंदर जो फ़ोम होता है, वो कैसे ये करते हैं, ये सारी प्रक्रिया काम कर। इंजीनियरिंग के किसी किताब में मैंने जो नहीं सीखा, वो मैंने इस सामाजिक गतिविधि की प्रक्रिया में सीखा। अब यहाँ जितने भी सारे हमारे स्टूडेंट हैं, उनकी गड़बड़ कहाँ है? स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है इसका। वो कहते हैं, शिक्षा की प्रक्रिया के बारे में जब बात करते हैं, जो शिक्षा जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती। अब बताइएगा कि पीएचडी तो किए हैं भाई, मगर नौकरी के लिए दर-दर भटक रहे हैं ना। आज भी कितने, तो भी हज़ारों विद्यार्थी मिलते हैं। जब मैं संग्रहालय का क्यूरेटर था, एक अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय का क्यूरेटर था, मेरे पास 100 लोगों का स्टाफ था। 65 करोड़ रुपए खर्च करके उसे बनाया गया था। तो एक ऐड आता था, तो उसके लिए पियून का ऐड था या क्लर्क का ऐड था, तो एक इसके लिए सैकड़ों, हज़ारों की संख्या में जो एप्लीकेशंस आते थे, उसमें देखा पियून का था, 27 बच्चे ऐसे थे कि जिनका पीएचडी हो चुका था। एमटेक पीएचडी किए हुए बच्चे, परमानेंट नौकरी चाहिए इसके लिए, पियून का हो, क्लर्क का पोस्ट हो, उसके लिए एप्लीकेशन आता था। तो उस समय ऐसा दुःख लगता था कि क्या फ़ायदा हो गया फिर, एमटेक किए, पीएचडी किए और क्लर्क की पोस्ट के लिए तुम जो है एप्लीकेशन भर रहे हो, तो शिक्षा का फ़ायदा क्या हुआ? तो स्वामी विवेकानंद जी का वो वाक्य बार-बार याद आता है कि जो शिक्षा सर्वसाधारण को संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती, उसके आगे और वाक्य है, यहाँ खत्म नहीं हुआ है, इतना छोटा नहीं है, जो चरित्र निर्माण नहीं करती, है ना? बड़ी बात है भाई, बड़ी गड़बड़ हो जाती है। महात्मा गांधी को 10वीं में कितने मार्क्स थे? किसी को पता है? 39% मार्क थे। तो 39% मार्क होने के बावजूद हम बच्चे क्या करते हैं? 99.99% मार्क मिलने के बावजूद भी सुसाइड करते हैं कि नहीं? आता है। मैंने हमारे जिले का ही मैंने डाटा निकाला था। 10 साल में 17 ऐसे बच्चे मुझे मिले, 99% मार्क थे, 1% कम, 1% से कम था, सुसाइड कर लिया। बहुत दुःख हुआ। ऐसे बच्चे संग्रहालय में आते, तो उस समय मैंने एक पैनल बना के रखा था म्यूज़ियम में। वहाँ लिखा था मैंने एक वाक्य, "द मार्क्स आर नॉट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ, बट रादर दैन द मार्क्स, द कैरेक्टर इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन इन योर लाइफ।" हमारे मार्क्स से ज़्यादा जो है हमारा चारित्र्य जो है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात रखता है। 98% मार्क मिलने के बावजूद, मैं ट्रक पर काम करने के बावजूद भी आज यहाँ पर हूँ,
हमारे देश में जो कलेक्टर्स का जो ट्रेनिंग दिया जाता है, आईएएस ऑफिसर्स को जो ट्रेनिंग दिया जाता है, हर साल एक दिन पूरा मैं उस ट्रेनिंग में रहता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक ट्रेनिंग के लिए, लेक्चर्स के लिए, व्याख्यान के लिए जाता हूँ। एकेडमिक स्टाफ में लेक्चर्स के लिए जाता हूँ। जैसे अभी बताया 10 विश्वविद्यालयों की समिति में हूँ। नॉट ओनली इन म्यूजियम एक्सपर्ट कमेटी, बोर्ड ऑफ स्टडीज की कमेटी, जैसे हमारे एमएसयू बड़ौदा है, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी बड़ौदा के सिलेबस अभी हम तैयार करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है सिलेबस हमारे पास आता है, मैं पूरा का पूरा रिजेक्ट कर देता हूँ। अभी हमारा हिंदू धर्म स्टडीज का जो डिपार्टमेंट शुरू हुआ, उसका सिलेबस आया, मैंने पूरा रिजेक्ट किया। मैंने कहा किस बेस पर इसको बनाए, जिस सिलेबस से बच्चों को प्रेरणा ही न मिले, इंटरेस्ट ही निर्माण न हो, उसमें ऐसा सिलेबस क्यों बनाते हो, क्यों इतना बोझिला बना दिए उसको। तो ऐसा बनाओ कि जिससे रुचि निर्माण हो। कंप्यूटर साइंस की मेरी कुछ किताबें हैं, डिजिटल म्यूजियम्स न्यू एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, एक किताब है मेरी। तो दूसरी किताब है म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स, डिजिटल नेटवर्किंग की किताब मैंने लिखी है। और आज वही काम मैं कर रहा हूँ, डिजिटल नेटवर्किंग का। हमारी नॉलेज रिसोर्स सेंटर, हम शब्द तो प्रयोग करते हैं, मैं व्याख्यानों में ये नहीं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ नॉलेज शेयरिंग सेंटर। भाई ज्ञान जो होता है ना, वो शेयरिंग के लिए होता है, और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये हम कहते हैं हमारी संस्कृति में। हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है ना, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में अभी अभी कदम रखा है। हमने इसके पहले कभी राइट नहीं रखा भाई। मेरी किसी भी इसमें मैं बोलता हूँ कि मुझे मेल आया था जब मैंने ये किताब लिखी, तो हमारा ब्रिटिश म्यूजियम और वाशिंगटन डीसी म्यूजियम से मुझे मेल आया, कृपया इसका पेटेंट लीजिएगा, नहीं तो लोग चोरी करेंगे आपका ये थीम। मैंने कहा चोरी करके क्या करेंगे, म्यूजियम बनाएंगे ना, तो इससे बड़ी खुशी और क्या है। लोगों के लिए यूज होगा, समाज के लिए यूज होगा। रिसर्च करना किस लिए है, फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। समाज के लिए उपयोग होना है उस विषय का, तब रिसर्च करना है। जिस रिसर्च सिर्फ फाइलों में, थीसिस में बंद रहेगा, वी हैव नो नीड ऑफ एनी सच टाइप ऑफ रिसर्च। मेरे पिताजी ने, उनका डेथ जिस दिन हुआ उसके अंतिम दिन बोले ये शब्द थे मेरे लिए। मैं जब उनसे मिलने गया था, मुझे पता नहीं था आज उनका ये होने वाला है। मैं ऐसे ही ट्रैवलिंग करते करते घर गया। बहुत कम बार मैं घर जाता हूँ, अभी भी शादी हो गई, बेटा है, मगर फिर भी घूमते रहता हूँ, घुमक्कड़ हूँ। मगर अभी मेरा बेटा भी मेरे साथ घूमता है, कभी पत्नी भी घूमती है। तो मैं उस समय ऐसे ही घर गया था और पिताजी के साथ मुलाकात हुई। सुबह वो बैठे थे, हमने चर्चा की, तो वो बोले क्या कर रहे हो अभी, क्या लिख रहे हो, तो बता दिया। तो बोले क्या काम का है ये सारा तुम्हारा, जिस तुम्हारे रिसर्च से समाज के एक व्यक्ति का भी भला हो, ऐसा कुछ करके दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि तुमने कुछ रिसर्च किया है, नहीं तो उसका कोई मेरे लिए मूल्य नहीं है। ये यही उनके मेरे लिए आखिरी शब्द थे। फिर मैंने उनको, मुझे लगा कि क्या कुछ भी बात करते हैं, छोड़ दे ऐसे, वो बड़े हो गए, अब उनको क्या समझ में आता है, हमको ही बहुत समझता है, ऐसे में सोचता था। और फिर जो है, मगर संस्कृति थी, वंदन कर दिया और चल पड़ा, बैग उठाया चल पड़ा। सुबह मुझे मैसेज मिला कि रात को पिताजी का डेथ हो गया है। वो रात भर प्रयास करते रहे, मगर मैं ऐसे इलाके में था, जंगल दूर, क्योंकि मंदिर देखने के लिए जाते थे, तो सबसे बड़ा ये था हमारा कि जहाँ गए, जहाँ शाम ये हो जाए, उस मंदिर में रात को रुक जाना है। तो वहां रुकते थे और सुबह वहां से फिर चल पड़ते थे। ऐसे कई लोगों के मुझे मैसेज मिले। हमारे रैयत शिक्षण संस्था के चेयरमैन जिनका डेथ हुआ, उस दिन भी हमने ये किया था, उन्होंने कहा, मैसेज डाला था उन्होंने आखिरी मुझे कि भुजंग जी आपने मुझे ये बोला था और मैंने ये काम आज कर दिया है। रैयत शिक्षण संस्था भारत की सबसे बड़ी शिक्षण संस्था, 750 उनके स्कूल्स कॉलेजेस है, उसके चेयरमैन। तो उन्होंने वो मैसेज डाल के रखा कि आज मैंने आपका वो काम कर दिया है। और दोपहर में उन्होंने ये काम किया, मैनेजिंग काउंसिल की मीटिंग में ये हो गया, एमओयू बना दिया गया, साइन हो गए। और रात को मुझे मैसेज मिला कि उनका डेथ हो चुका है। मगर सुबह मैंने वो देखा था, क्योंकि मैं उस समय भी ऐसे ट्रैवलिंग में था, बीदर जिले में, कर्नाटक के, उस समय जर्नी में था। ऐसे कई सारे लोग अपने जीवन में सिर्फ ये सोचते रहे कि हमारा शिक्षा का और हमारे अनुसंधान का उपयोग जो है वो समाज के हित के लिए होना चाहिए। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, इसलिए इतिहास की बात करता हूँ, सिर्फ महाराष्ट्र की बात करता हूँ, पूरे भारत का इतना मैं अभी विद्वान नहीं बना, मैं छोटा सा विद्यार्थी रहा। तो महाराष्ट्र में पिछले 60 सालों में जितने रिसर्च हुए, उसमें से सिर्फ 2 विषय ऐसे हैं जिसका मैं समाज के लिए उपयोग कर सकता हूँ, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर द सोसाइटी। बाकी सब जो है वो सिर्फ तमाशा है। क्षमा करना ये शब्द यूज करता हूं तो भी बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि हमारे हिस्ट्री के प्रोफेसर मेरे सामने होते फैकल्टी केस में। तो हम ये कहते हैं कि उसके आगे का शब्द है स्वामी विवेकानंद जी का, कि जो समाज सेवा की भावना विकसित नहीं करती। शुरू से 3 वाक्य मैंने कहे, याद रखिएगा। पहला था, जो शिक्षा जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती, जो चरित्र निर्माण नहीं करती, जो समाज सेवा की भावना विकसित नहीं करती। और चौथा वाक्य है उनका, तथा जो शेर जैसा साहस पैदा नहीं करती।
समग्र भारतीय शिक्षा का उद्देश्य जो है ऐसे होने चाहिए। अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च अजापुत्रम बलिम दद्या देवो दुर्बलस्य घातक। यज्ञ में किसी हाथी की, किसी शेर की बलि नहीं चढ़ाई जाती, बल्कि बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। सो नाउ ऑल द स्टूडेंट्स आर बिकम लाइक दैट गोट। इतने बकरे बने हैं हम लोग कि वहां जाने के बाद जो है पीएडी के लिए टॉपिक गाइड देगा, गाइड थे वो यूनिवर्सिटी करेगा, हम जाके बोलेंगे कि हाँ बताइएगा क्या करना। इतने शर्मिंदा हो गए, इतने कमजोर हो गए कि जिसे शिक्षा ने ये साहस ही नहीं दिया, क्या अनुसंधान कर पाएंगे भाई, क्या अनुसंधान कर पाएंगे। प्रत्यंचा तो तब लगेगी जब आपके शरीर में बल होगा, तब जाकर के तुम जो है उस मत्स्य का नयन भेद कर सकोगे। द्रोणाचार्य नहीं खड़े थे बाजू में कि चल भाई ऐसे लगा और अब ये करे और अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं, चल खींच ले। आज क्या हो रहा है पीएडी में, टॉपिक गाइड देगा, हाँ उसका जो है चैप्टर वही बताएगा, और अच्छा उसमें ये क्या करना है, ये लिखना है, ये करना। तुम क्या कर रहे हो फिर। मेरे साथ उल्टी गड़बड़ हो गई। मैंने 3 बार जब यूनिवर्सिटी का पेट एग्जाम पास किया, मेरा विषय मैंने खुद चयन किया, मेरे गाइड खुद मैंने चयन किए, गाइड ने भी हाँ बोला, मगर यूनिवर्सिटी में गए तो यूनिवर्सिटी ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, हम जो बोलेंगे वो तुमको मानना पड़ेगा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करूं ये मेरे लिए तो बात देनी है, कोई जरूरत नहीं है, मैं रिजेक्ट कर, आपकी विश्वविद्यालय को मैं रिजेक्ट करता हूँ, छोड़ दिया उसको। उसी यूनिवर्सिटीज ने बाद में मुझे उन्हीं के प्रोफेसर्स को मार्गदर्शन करने के लिए मुझे बुलाया है, संशोधन कार्यशालाएं जो होती है उसमें मार्गदर्शन के लिए। आज भी मैं पीएचडी नहीं हूँ, ये भी मैं बता रहा हूँ, फिर भी बुलाया है। उस किसके लिए, उन प्रोफेसर्स के लिए, उन गाइड्स के लिए जो बच्चों को करते, जिस यूनिवर्सिटी ने कभी मुझे ही मेरे विषय के लिए नकारा था, मगर उस विषय को छोड़ा नहीं, उस विषय को पूरा किया, किताब के रूप में मैंने उसको प्रकाशित किया। विषय नहीं छोड़ना है, अंदर से आया है ना, अपने अंदर से आया है तो क्यों छोड़ेंगे, हम उसको पूरा करके रहेंगे, क्योंकि हमको पता है इसका उपयोग होने वाला है। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी फ्रॉम इंडियन सोर्सेज, मेरी ये भारतीय धरोहर की पांडुलिपि धरोहर को कितना महत्व है। इट्स नॉट ओनली यूज फॉर द हिस्ट्री बट वी कैन यूज एनी सब्जेक्ट। किसी भी विषय को आप बताइए, मैं उसमें बता सकूंगा कि पांडुलिपि को हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसी को लेकर पहली किताब लिखी। भारत में 1100 कॉपी बिक्री हुई अभी तक, मगर कनाडा में 26,000 कॉपी अब तक उसकी बिक्री हुई है। उसी से मिला हुआ पैसा जो मैंने आज भी रखा है, मैं किसी भी रिसर्चर को ये कहता हूं, अगर कुछ पब्लिश करना चाहते हो, पैसा नहीं है, चिंता मत करो, मेरे पास उसी के लिए पैसा पड़ा हुआ है, बताओ मैं प्रकाशित करने के लिए तैयार हूं, चाहे जितनी किताबों में पब्लिश कर दूंगा, क्योंकि वो पैसा उसी लिए रखा है। मेरे जैसे ऐसे हजारों लाखों छात्र है कि जो आज भी उस दिशा में चलने का प्रयास कर रहे हैं, मगर ये बाधाएं सारी हमें रोकने का प्रयास कर रही है हमारे गाइड, हमारे विश्वविद्यालय और भी आरआरसी की कमेटियां। एक बहुत सुंदर विषय लेकर के हमारे उस्मानाबाद जिले के, जिसे हम धाराशिव कहते, धाराशिव जिले के हमारे एक शिक्षा अधिकारी थे, पेट एग्जाम पास किया, पीएडी कोर्स एक वर्ग एग्जाम पास किया, गाइड से पूरा ये कर लिया, प्रपोजल बना लिया, आरआरसी कमेटी के सामने विषय मंजूरी के लिए आए, आरआरसी कमेटी ने उनको रिजेक्ट कर दिया, ये कह करके कि तुम नांदेड़ यूनिवर्सिटी में पीएडी कर रहे हो और तुम्हारा टॉपिक परभनी जिले से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको अनुमति नहीं दे सकते। तो मैं पीछे ही खड़ा था, दरवाजे के बाहर था, मैं अंदर गया दरवाजे के, उनको बोला 1 मिनट, मुझे पता है मैं आपके इसमें दुस्साहस कर रहा हूँ, मेरे विषय को भले रिजेक्ट कर दीजिएगा, वो तो आप मैं देख लूं, मगर इसका विषय आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नांदेड़ जिला हो या पुणे जिला हो, मुंबई हो, कोई भी हो, वहां रह के हम जो है अमेरिका के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, रशिया के बारे में रिसर्च, चांद के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, हमारे कैलाश पर्वत के बारे में कर सकते हैं, हिमालय के बारे में कर सकते हैं, किसी नदियों की जलधाराओं की संस्कृति के बारे में कर। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले रिसर्च करने के लिए? ये ताकत आपके अंदर बननी चाहिए। मैं करना चाहता हूँ, मेरी भारतीय संस्कृति, मेरी भारतीय धरोहर के बारे में मैं रिसर्च कर, तुम कैसे रोक सकते हो? मैंने कहा कि ये सारी आपकी कमेटी भी जो है उसको मैं बर्खास्त कर सकता हूँ, मैं भले विद्यार्थी हूँ आपके सामने, मगर इतनी ताकत में रख रहा हूँ, लायक बनाइएगा खुद को। स्वामी विवेकानंद जी का कहना यह है कि जो शेर जैसा साहस पैदा नहीं कर सकती, ऐसी शिक्षा से क्या हमारा ये है। तो आपके अंदर जो ज्वाला जो है, जो अग्नि आपके अंदर ये हो रही है, जो उबल रहा है आपके अंदर, वही अनुसंधान है। दैट्स व्हाट द रिसर्च। किसी ने मुझे दिया है, किसी ने थोपा है, ये विषय दिया है, ले चलो 10-15 किताबें इधर की उधर की ले जाओ, देखो, लिखो, पढ़ो और जो है सबमिट कर दो। अरे भाई, ऐसे लोगों को हमने व्याख्यान के लिए बुलाया जिन्होंने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के ऊपर पीएचडी किया, बोल के हमने डिलीट भी मिला बाद में, उनको बुलाया व्याख्यान के लिए, 10 मिनट के ऊपर बात नहीं कर सकते। आज तक तो बाजार हो गया है पीएचडी का। क्या अनुसंधान कर रहे हैं कि 4 लाख रुपए दे दो, 4.5 लाख रुपए दे दो, मैं आपको ऐसे 10 विश्वविद्यालयों के नाम बता सकूंगा जहां आपको खरीदी हुई डिग्री मिलती है
और पीएचडी मिलने के बाद पता चलता है इस विषय पे हमारी पीएचडी हो। क्या ऐसी बोगसगिरी आप चाहेंगे? क्या यही आप करना चाहेंगे? मेरे सामने बैठे हुए आप 9, अगर इतना भी चाहोगे 8, मुझे छोड़ के आप 8, अगर आप 8 चाहेंगे कि हम 8 मिलकर के ही अष्टावक्र जो है, हम 8 मिलकर के ही अगर ये करेंगे, तो एक तो मुझे पता नहीं कि उपस्थित है नहीं है, क्योंकि 7 भी जो लोग हैं मेरे सामने, तो सप्तऋषि आप बन जाएंगे। आप जो है अष्टावसु बन जाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि मैं जो अपने अंदर से चाहता हूं, मैं उसी का ही प्रकटीकरण करूंगा और उसको समाज के उपयोग के लिए करूंगा। तब जाकर के रिसर्च अनुसंधान होगा। संधान मैं खुद करूं, कोई बता रहा है, कोई ये कर रहा है, गुरु की आवश्यकता तो जरूर रहती है, क्योंकि गुरु हमको बताते हैं कि किस तरह से प्रत्यंचा को ये करना है, जोड़ना है, किस तरह से धनुष्य को पकड़ना है, वो सिखाते हैं, वो बात ठीक है। मगर हवा का रुख कैसा हो तो क्या करना है वो सिखाते हैं। मगर गुरु जब ये बोलेगा कि अंत में भी तक जो है मैं तुम्हारा ही हाथ पकड़ूंगा और मैं कहूंगा उस दिशा की तरफ तुम छोड़ना है, क्यों भाई, क्यों? यही हो रहा है ना कि मैं ही विषय दूंगा, मैं ही ये करूंगा, मैं बोलूंगा उतना ही तुम लिखोगे। तो हमने क्या किया फिर? तो बाद में जो है पीएचडी होने के बाद आपको, वही तो मैं कह रहा हूं कि आपको जो है डिग्री लेकर दर दर घूमना पड़ेगा, नौकरी के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। ये भीख मांगने वाली जो प्रक्रिया है, ब्रिटिश हमारी जो सिस्टम जो लाए है ना शिक्षा पद्धति में, नौकर बनाना, दास बनाना, ये जिस शिक्षा का उद्देश्य था, वो शिक्षा हमारे सामने आई और हम सब उसमें चल रहे हैं। मगर अभी अच्छा है कि कम से कम भारतीय शिक्षा मंडल ने जितना अथक प्रयास किया है, उसकी वजह से नई शिक्षा नीति आई है और जो ये बार बार कह रही है, हमारे गुरुकुल तक, हमारे शाला महाविद्यालय जो है, हम अभी भी गवर्नमेंट के सामने भीख मांग रहे, ग्रांट दे दो, है ना, नहीं तो स्कूल बंद हो जाता है, कॉलेज बन जाता है। आत्मनिर्भर पाठशालाएं नहीं बन पड़ी, आत्मनिर्भर विश्वविद्यालय नहीं बने, विद्यार्थियों को खाक बनाएंगे हम? जो खुद ही नहीं बन पाए हमको क्या बनाएंगे? तो हम ही क्यों नहीं बन सकते? तो खुद में इतनी ताकत रखो, किसी सिस्टम को चैलेंज करना है, एक सिस्टम खुद बन पाओ, इतनी ताकत रखो। जब मेरी नौकरी को मुझे लात मारनी पड़ी, कुछ तत्वों के विरोध हुआ, तो मैंने कहा कि मैं इसको छोड़ रहा हूं। उस दिन उसको कर दिया। अगस्त 2020 की ये घटना है। जिस दिन मैंने उसे छोड़ दिया, मैंने कहा कि ये मैं खुद करूंगा, और करके 38 कोर्सेस मैंने डिजाइन किए और ऑनलाइन में उसे सिर्फ मैंने उसके लिए एक छोटी सी प्रक्रिया की, हेरिटेज फाउंडेशन नाम से एक फाउंडेशन बना दिया जलगांव में, और उसके द्वारा मैंने शुरू किया। फिर धीरे 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 38 कोर्सेज को डिजाइन किया। बाद में विश्वविद्यालय ने कहा कि इसे हमें दे दो, हम शुरू करना चाहें। मगर मैंने कहा कि आपका ये लेने की हमें आवश्यकता नहीं है, आपको अगर हमारी आवश्यकता है तो बोलिए, फिर हम चलेंगे। अभी रिसर्च फॉर रिसर्च एंड फाउंडेशन में दादा ने भी यही बात कही थी, तुम जो चाहते हो वो सिलेबस तुम ही डिजाइन करो और उसको जो है लागू करो। कल से हमारा शुरू भी हो गया, एक कोर्स कल हमने शुरू किया। कल हमारे सारे जितने सहयोगी थे वो सारे एक प्रोग्राम के लिए गए थे और मैं वहीं हमारे कमरे में बैठ करके गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के हमने एक कोर्स शुरू किया, भारतीय धरोहर एवं सांस्कृतिक पर्यटन व्यवस्थापन, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चरल टूरिज्म मैनेजमेंट। 2 सत्र कल भी हुआ और आपसे पहले अभी एक डेढ़ घंटे का एक सत्र आपसे पहले पूरा किया और फिर आपके साथ अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो जो चाहा उसको पूरा किया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेरे अंदर उबल रहा है वो मैं ही जान सकता हूँ, दूसरा नहीं जान सकता। मगर उसकी दिशा सही है या नहीं है, उसमें कोई बाधाएं आ सकती है तो कोई मार्गदर्शन कर सकता है। ऐसा गुरु भी आपको ही चुनना है, वो कोई भी हो सकता है, एनीवन, योर मदर, योर फादर, योर नेबर, और जो आपकी पाठशाला में पढ़ाए हैं, आपके महाविद्यालय में पढ़ाए। तो मैंने अपने गुरु को खुद चुन लिया और उनको लेकर के मैं, डॉक्टर ओम शिवा लिगाड़े जी, जिस समय मैं ट्रक पर क्लीनर था और जिस गुरु ने ये कहा कि तुम पढ़ो और मैं पैसे तुम्हारे भरता हूँ। मेरे एमफिल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, 14,000 रुपए उन्होंने मेरी फीस उस समय भरी थी। उस समय तक मुझे यही पता नहीं था, मेरे गुरुजी को भी संस्था पगार नहीं देती थी, वो खुद भी बिन पगारी थे, मगर मेरे लिए अपना खेत उन्होंने गिरवी रखा और मेरी फीस उन्होंने जमा कर दी। पैसे देने वापस जब गया तो बोले नहीं, ये व्रत है, हमारी भारतीय संस्कृति का ये व्रत है कि जितना हो सके, जितना बन पड़े हम करें, वापस देने के लिए, लौटाने के लिए नहीं दिए थे। इस व्रत को आगे जो है, मेरे मराठी में बहुत सुंदर वचन है उसके लिए कि जे व्रत घेतला वसा उतला मातला टाकायचा नाही। जो व्रत होता है, चाहे जितना भी ये हो जाए, उसको कभी जो है हम नकार नहीं सकते, क्योंकि वो व्रत है, असीधारा व्रत है, उसको एक बार लिया है, छोड़ नहीं सकते उसको। तो इसको आगे निरंतर जारी रखना है। तो आज भी हम उसको कार्य को करते हैं, मगर वो हम बयां नहीं करना है, क्योंकि बात नहीं करते हैं उसके।
तो ये हमारी जो प्रक्रिया है, हमको अगर ऐसा लगता है कि ये मेरे इस विषय में, चाहे जहां बैठे हो दुनिया के किसी कोने में, हो सकता है कोई हिमालय का कोई तपस्वी हो मगर कभी रास्ते में मिल जाए ट्रेन में, वो मुझे मार्गदर्शन कर सकता है। ऐसे ही हुआ था दादा, सिर्फ जो है मुकुल जी 4 साल पहले जलगांव आए थे, बात हुई, मनमोहन जी वैद्य भी आए थे, वहां पर बात हुई थी, और सिर्फ उस बात एक ही दिन का साथ था हमारा, मगर उस दिन के बाद जो है दिमाग में रखा, उसके बाद एक पत्र लिखा दादा को कि मैं ये करना चाहता हूं और क्या आप मेरे साथ इसमें जुड़ना चाहते हैं। देखिए, मुझे उस समय तक वो क्या है, उनका क्या है, कुछ भी पता नहीं था, सिर्फ वो व्यक्ति क्या है वो मुझे पता था। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, आ जाओ करेंगे साथ में। मैंने अपनी संस्था को पूछा, मेरी संस्था ने कहा नहीं कर सकते, तुम कैसे इस संस्कृति और इसको लेकर के काम करना चाहते हो, नहीं ये म्यूजियम का है, सिर्फ इसमें ही तुम काम करो, आगे नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चल छोड़ दो, छोड़ दिया मैंने उसको। और बाद में अभी जो है, अभी इसी इसी संस्था में बैठ करके कार्य, तो मुझे ये लगता है, जो चाहते हैं, अगर वो शुद्ध अंतःकरण से अगर आपने चाहा है, वो एक दिन पूरा होगा, वो एक दिन पूरा होगा। अभी ये नॉलेज रिसोर्स सेंटर के आगे नॉलेज शेयरिंग सेंटर की हम जो बात कर रहे हैं, उद्देश्य यही है, भारत के किसी भी कोने में ज्ञान का जो भंडार है, कहीं भी बैठे हुए छात्र को, किसी भी अनुसंधानकर्ता को, वो बस बैठी हुई जगह पर वो प्राप्त हो, ये हमारा उद्देश्य है। मगर तब करना पड़ेगा, हम भी उतने ही ये है, क्योंकि मैंने कहा मैं टेक्नोलॉजी के साथ भी हूँ, क्योंकि मैंने इंटेलेक्चुअल जो है ना, आप सोच रहे हैं कि हमारे इसमें आजकल बोलते हैं, एक शब्द आता है हमेशा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस म्यूजियम का डिजाइन मैंने बनाया है, और आज भी मेरे पास ये तैयार है। अभी तो मैंने हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 4 करोड़ का एक प्रोजेक्ट का किया था, उसमें मैंने ये शब्द प्रयोग किया था, इंडियन हेरिटेज डिजिटल नेटवर्क, भारतीय धरोहर की समग्र एक हम जो है नेटवर्क बनाएंगे। चाहे कहीं बैठा हुआ किसी विषय का विद्यार्थी, उसके लिए कोई गाइड नहीं मिल रहा है यूनिवर्सिटी ने, कोई बात, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे लिए विश्व के किसी भी कोने से हम गाइड प्रोवाइड करेंगे। आरएफ ने यही तो किया है। 20 विद्यार्थियों को इस साल हम पीएचडी के लिए एडमिशन दे रहे हैं हमारे यहाँ पे। जैसे हमारे सोलापुर से इधर से कोई बच्चे छात्र आए और यहाँ पर जो है पीएचडी के लिए किसी भी विषय को लेकर के, किसी भी विषय को, ऐसा बंधन नहीं है, उस विषय को लेकर कर सकते हैं। मगर ये याद रखिएगा कि ये सारी प्रक्रिया के पीछे ये आपके अंदर का जो साहस है, उसे मत खत्म होने दीजिएगा। अगर ये खत्म हो गया तो आप जो है बकरा ही बनोगे। और जैसे मैंने कहा कि यज्ञ में बकरे की ही बलि चढ़ाई जाती है। अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च अजापुत्रम बलिम दद्या देवो दुर्बल से घातक, दुर्बल का ही घात होता है, याद रखिएगा। तो आपको अदम्य साहस आपके अंदर पैदा करना पड़ेगा। चाहे जो पाठ्यक्रम आपके सामने रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय संस्कृति वो शिक्षा है जो हमारे अंदर उस शेर का साहस निर्माण करती है। तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों में व्यावहारिक भी बनना पड़ेगा। सिद्धांतों के ढेरों ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है। ये स्वामी विवेकानंद जी के शब्द है, मेरा अपना एक भी शब्द नहीं है। सिद्धांतों के ढेरों ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है, तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों में व्यावहारिक बनना पड़ेगा। अब मैं आपको पूछता हूं, चलिए एक सवाल पूछता हूं, तुरंत समझ में आएगा जवाब। इंसान को, किसी भी इंसान को, किसी भी प्राणी को जीने के लिए 3 मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है? आपसे जवाब मैं चाहता हूं। व्हाट आर द 3 बेसिक नीड्स ऑफ अ ह्यूमन लाइफ? जवाब दीजिए, ऑडियो ऑन कीजिएगा। रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान, इसको छोड़ के किसी का कोई जवाब है तो बताइए। ज्ञान। ज्ञान, मैंने जल, वायु और ज्ञान। हाँ बोलिए मनी जी, आप कुछ बोले, बोलिए, फिर से बोलिए। जल, वायु और ज्ञान। जल, वायु और ज्ञान। आवाज, ज्ञान। देखिए, ये इसी में उत्तर छुपा हुआ है। सिर्फ सौमुख्य जी, आपने जो जवाब दिया, भारत में मैं इतने स्कूल कॉलेज में जाता हूँ, बच्चों की तरफ से, अध्यापकों की तरफ से, आचार्य जो है उनकी तरफ से यही उत्तर आता है, रोटी कपड़ा और मकान। मगर मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको आज भी कपड़ा पहनना पता नहीं। मैं रहा हूँ उन लोगों के साथ, नोमैडिक्स जिसको कहते हैं ना, अंडमान में मेरा एक प्रोजेक्ट ही था, आयुष डिपार्टमेंट ने मुझे दिया हुआ कि ट्राइबल मेडिसिनल प्रैक्टिसेस इन अंडमान निकोबार, तो उस समय मैं वहां रहता था उन लोगों के साथ। आज भी वो लोग कपड़ा पहनते नहीं है, उनको पता ही नहीं है कपड़ा पहनना। आज भी वो लोग जो हम जिसको शेल्टर कह रहे हैं ना, मकान जो कह रहे हैं, उन लोगों को पता नहीं है कि ऐसे कैसे ये करते हैं, क्योंकि वो आज भी उन्हीं नेचुरल इसमें रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। तो इसका मतलब ये आप समझिएगा कि ये आखिरी वाले जो 2 शब्द है ना, वो बाद में हमारे इसमें कैसे आए मुझे पता नहीं,
या शायद वो फिल्म आई थी रोटी कपड़ा और मकान, उसके बाद ज्यादा उसका ये हो गया। अभी हिरमानी जी ने जो बताया उसमें दो शब्द उन्होंने सही बोले, लास्ट वाला गलत हो गया, वो आगे की प्रक्रिया है। मैंने ये लाइन यूज किया था कि व्हाट आर द 3 बेसिक नीड्स फॉर अ ह्यूमन लाइफ। तो मनुष्य को जीवन जीने के लिए या किसी भी प्राणी को जीवन जीने के लिए 3 बेसिक नीड्स है, हवा, पानी और अन्न। एयर, वाटर एंड द फूड। हमारे दिमाग से कितने आसानी से ये शब्द चले गए। फूड वाला तो रह गया, आगे वाले 2 शब्द आ गए। ज्ञान वाला शब्द जो है वो इंसान को बेहतर जीवन जीने के लिए, द बेटर लाइफस्टाइल के लिए ज्ञान आवश्यक है। हाँ, और वो प्रकृति ने हमको दिया है, हम उसमें रिसर्च के द्वारा डेवलपमेंट करते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये शब्द को पूरा ठीक से याद रखिएगा। प्रकृति ने हमें जो शरीर दिया, जो पंच महाभूत दिए, हमें जो बुद्धि दी, उसको हम किसी भी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो प्रक्रिया करते हैं या किसी भी स्थिति से, अवस्था से और ज्यादा आगे जाने के लिए, विकसित होने के लिए जो प्रक्रिया करते हैं, मैं समझता हूं वो रिसर्च है। अब इसको मैं थोड़ा दूसरे शब्दों में बोलूंगा तो शायद ये हो जाएगा। जैसे हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हम जो भी पढ़ रहे हैं, वो क्या है? वो क्या है? जस्ट एन इंफॉर्मेशन टेकिंग प्रोसेस। हम सिर्फ जानकारी ले रहे हैं। जानकारी ये शब्द है, इंफॉर्मेशन। ओके, आप जो किताबें हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो क्या है? इंफॉर्मेशन है। किसी भी फॉर्म में हो सकती है, सुनने के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, ये सारी जो पंचेंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण हो रहा है वो इंफॉर्मेशन है। ज्ञान बाद में है। इंफॉर्मेशन रियलाइजेशन जब हो जाता है, अनुभूति हो जाती है, तब ज्ञान बन जाता है। उसको कहते हैं नॉलेज, ज्ञान बन जाता है। मगर वो रियलाइजेशन होना चाहिए, किस लिए है ये। अब इसके आगे का और एक शब्द है, जब ज्ञान को आप आपके डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो, कैपेबल फॉर टू यूज दैट नॉलेज इन योर डे टू डे लाइफ फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, देन इट विल कॉल्ड एज विजडम। उस समय वो ज्ञान शहानपन बन जाता है, उस समय वो विजडम बन जाता है। हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम्स में भरा पड़ा हुआ है ये विजडम पूरा, मगर हम लोग उसको भूल गए। किसी भी रिसर्च में, किसी भी इसमें विजडम की बात करते ही नहीं है, क्योंकि करेंगे तो उनको पहले पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि उनको पहले दिखाना पड़ेगा व्हाट इज विजडम विथ यू। जो खुद की पेट भरने के लिए दास्यता कर रहा है, उसका कैसा ये है भाई। मेरे यहाँ आने के बाद भी मुझे पूछा गया था कि कितना वेतन लोगे, तो मैंने कहा था जितना मुझे जीने के लिए आवश्यक है वो तो मैं कमा लूंगा, तो कमाने के लिए मुझे कोई ज्यादा है, जितना आप दोगे उतना मैं लूंगा, मगर नहीं दिया तो भी कोई उसका ये नहीं है, क्योंकि वो जो बाकी वाला बचेगा उससे ऐसे और छात्र होंगे कि जिनको आवश्यकता है उनको मैं दे पाऊंगा। वेतन उसलिए होता है, मेरे अपने जीने के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जो ग्रंथों का लेखन कर रहा हूँ या जो बाकी कर रहा हूँ उसमें से तो आसानी से मिल जाता है। मगर विजडम की बात जिस ज्ञान को तुम अपने जीने के लिए यूज नहीं कर पा रहे हो, तब विजडम नहीं आ रहा है। तो सारे समग्र शिक्षा व्यवस्था का अपयश अगर कहीं है, कहीं अयशस्वी है, द फेल्यूर ऑफ आवर दिस एंटायर एजुकेशन सिस्टम इज व्हाट वी कांट मेक, कांट डू आवरसेल्फ फॉर टू लिव अ बेटर लाइफ। एक अच्छा जीवन जीने के लिए हम खुद को सक्षम नहीं बना पा रहे। समाज की सेवा की बात तो बहुत दूर की है यार, खुद को जीने के लिए हम खुद को कैपेबल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी शिक्षा हम ले रहे हैं। आवश्यकता क्या है? हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति में सबसे पहला ये बेस है कि वो हमें जीने के लिए कैपेबल बनाती है, हमारा अपना जीवन जीने के लिए समर्थ बनाती है, वो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है। अब इसके आगे जाकर के विजडम के आगे और एक शब्द आता है, अंग्रेजी में उसके लिए मुझे शब्द नहीं मिला, मुझे क्षमा करना, मैंने जैसे कहा मैं विद्वान नहीं हूं, मुझे नहीं मिला किसी डिक्शनरी में। मगर जब हमारी परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल हो, मेरी अपनी खुद की और समाज के लिए भी, जब बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां बन पड़ती है, उस समय भी मैं उस नॉलेज को, मैं नॉलेज को कह रहा हूं, इंफॉर्मेशन को नहीं, उस नॉलेज को मैं समाज के हित के लिए यूज कर सकता हूं। मैं खुद के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्षमा करना, समाज के हित के लिए मैं यूज कर सकता हूं। देन दैट नॉलेज इज फर्दर स्टेप, इट्स कॉल्ड एज द विद्या। वो विद्या बन जाती है। शहानपन के बाद वाला ये शब्द है, नॉलेज, विजडम एंड द विद्या। विद्या सा विद्याया विमुक्ते, वो विद्या हमें मुक्त कर सकती है, मगर उस मुक्ति का अर्थ मोक्ष नहीं है, ये भी याद रखिएगा। हमारी समग्र भारतीय फिलॉसफी, भारतीय तत्वज्ञान हमें जो है वो
मोक्ष की तरफ ले जाता है, मगर मोक्ष वो नहीं है यहाँ जो हम बात कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय शिक्षण मंडल ने जो शब्द चुना, मुझे उसके बारे में 5 महीने में जनवरी से लेकर के सिर्फ इतने एक ही शब्द के ऊपर मैं कर रहा था, सा विद्याया विमुक्त, कर्म से बंधन से मुक्ति पानी है। कर्म ही करना क्यों है फिर? बड़ा प्रश्न आ जाता है ना कि भगवत गीता में वो बात आती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाई इतना मुश्किल हो गया यार कि फल की अपेक्षा ना करूं तो कर्म ही क्यों करूं, खाओ पीऊं सो जाऊं, है ना? ऐसा लगता होगा ना। इंटरप्रिटेशन गलत कर दिया हमारे लोगों ने। कर्मण्येवाधिक, फल तो मिलेगा ही मिलेगा, चिंता मत करो उसकी, कर्म करते रहो, फल तो मिलेगा, चिंता क्यों करते हो उसकी? कर्म करने के बाद फल तो मिलेगा ही ना। पढ़ाई अच्छी करने के बाद मार्क्स तो अच्छे मिलेंगे ही ना। तो बोया आम का पेड़ है तो तुम थोड़ी ये पाओगे कि कहीं खट्टे कुछ और फल पाओगे, आम ही पाओगे ना। उसको अगर ठीक तरह से पानी डालोगे, सब करोगे। तो जो संस्कार पाए हैं वो हमारे बीज है। पहला शब्द संस्कार जो पाए हैं वो बीज है शिक्षा के, याद रखिएगा। जो संस्कार पाए हैं वो शिक्षा के बीज है। माता पिता दादा दादी जिन्होंने हमें दिए, हमारी भारतीय संस्कृति ने जो दिए बीज दिए, उसको पानी डालने का काम जो है हमारे शिक्षक हमारे गुरु करते हैं। वो सही तरह से कर रहे नहीं कर रहे ये आपको ही देखना है। हाँ ठीक है, क्योंकि वो हमारा बॉडी जो है ना वो उसके लिए है कि अगर वो नहीं दे पा रहे तो एकलव्य की तरह जाकर के मैं ज्ञान पाऊं। हमारे संगठन गीत में बहुत सुंदर वो शब्द है कि एकलव्य से शिष्य बने सब। ये शब्द बहुत सुंदर आता है। संस्कृति ने जो बीज मुझे दिए, अगर मुझे पानी नहीं मिल रहा है, गुरु की प्रतिमा मैंने माना है ना, गुरु हो आप, मैंने माना है आप, तो आपसे अच्छा मैं सीख सकता हूँ ना। आप थोड़ी रोक सकते हो मुझे, गुरु भी नहीं रोक सकता उस समय। इतना समर्थ मैं खुद को बना पाऊं तो वो शिष्य है। एकलव्य से शिष्य बने, गुरु ने नहीं रोका था, वो तो वहां उनकी मजबूरी थी क्योंकि वो बंधे हुए थे उसके इसमें, तो नौकरी का वो दायरा था, उसके बाहर वो नहीं ये हो सकते थे, भीष्म पितामह हो जो भी है। तो हमारे इसमें हम इतने लायक बने कि मैंने आपको गुरु माना है तो मैं सीखूं। मैं बच्चों से हमेशा सीखता हूँ। मैं 5वीं कक्षा तक के किसी भी स्कूल में लेक्चर के लिए कभी नहीं गया क्योंकि मैं उस लायक नहीं बन पाया, नहीं बन सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है कभी नहीं बन सकता, नहीं फ्यूचर का अब तक तो नहीं बन पाया। क्योंकि उन बच्चों को देखता हूं तो उनके अंदर इतना इनोसेंस है, इतनी निरागसता है, निष्पापता है, कोई द्वेष नहीं, कोई मत्सर नहीं। षड्रिपु की जो हम बात कर रहे हैं ना, उनके अंदर कुछ नहीं है। झगड़ा भी हो जाता है तो 10 मिनट के बाद गले लग जाते हैं एक दूसरे, है ना। ये बच्चों का जो इनोसेंस है, दैट इज व्हाट द ट्रू लव, और वही सच्चा प्यार है। कबीरा जो हमको बोल रहा था ना, पोथी पढ़ी पढ़ी हुआ न पंडित कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वो प्यार अगर सीखना है ना तो उस बच्चों से सीखिए, वो माँ से सीखिएगा। इतनी प्रसव पीड़ा 9 महीने की सहने के बावजूद भी वो घृणा से नहीं देखते बच्चे की तरफ। कितना तकलीफ दिया रे तूने मुझे, मार डालूं उसको, गले लगा देती है, उसको पहला दूध पिलाती है, अपने आंचल का दूध पिलाती है कि वो बड़ा बनना चाहिए, मुझे चाहे। उसको मन में ये भाव ही नहीं रहता है दुख का। उसके मन में रहता है कि मेरा बच्चा जो है वो बड़ा बने, वो अच्छा बने। शिक्षक का काम वही है कि जो 12 साल गुरुकुल की शिक्षा में 12 साल अब वो खत्म हो गया। अब 3 साल का बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, 28 साल की उम्र में पीएचडी करके बाहर, 25 साल गुरु के गर्भ में हम रहते हैं। मगर गुरु वो होता है कि जो उस बीज को जो है वो सच्चा जो है पोषण करता है, भरण करता है, और हम अंदर से जो है उतना सक्षम खुद को बना लेते हैं। हाँ, शिष्य भावा ऐसा गुंडा जाता त्रिलोक की झंडा, कि मैं अपने शिष्य जो है ऐसा बन जाए कि जिसकी ख्याति पूरे विश्व में हो। मगर उसके लिए हमको भी उतना तपना पड़ेगा, तपो मूलम ही साधनम। रिसर्च वो शब्द है कि मैं खुद को कैपेबल बना पाऊं उसके लिए, और ऐसा गुरु मैं ही ढूंढ लूं कि जो मुझे मार्गदर्शन कर पाए। ये मेरे ख्याल से रिसर्च का सही मीनिंग है। जिस दिन तक ये नहीं होगा, ना आप खुद जी पाओगे, ना समाज को जो है आप कुछ दे पाओगे। क्योंकि जो पेड़ फलों से भरा रहता है वही दूसरों को फल दे पाता है ना, सही है ना। हाँ, मैं खुद ही भूखे मर रहा हूँ, मैं दुनिया को क्या दे पाऊंगा। मेरी खुद के अंदर ही ऐसी शिक्षा नहीं बन पाई। चाणक्य का उदाहरण क्यों दिया जाता है, चाहे जितना आक्रमण कोई करे, चाहे जितना कोई नकार दे, मैं इतनी क्षमता रखता हूं, मैं सम्राटों का निर्माण करूंगा। आज मैं ये गर्व के साथ बोलता हूं, क्षमा करना ये नहीं होना चाहिए, फिर भी बोलता हूं कि जितने क्लासेस मैंने पढ़ाए 2020 से लेकर अब तक, उसमें से 8 विद्यार्थी अब मेरी कक्षा में पढ़ाते हैं, मेरे ही कोर्सेज में पढ़ाते हैं। मेधा दुबे जी है जो हमारी जबलपुर से है, हमारी दिव्या सैनी जी है जो दिल्ली से है, ऐसे कई सारे इसके ना
तो 8 विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो खुद अभी पढ़ाते हैं। अच्छा, अब तक उनका पीएचडी हुआ है? नहीं। पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है? नहीं। ग्रेजुएशन हुआ है? नहीं। ऐसे भी बच्चे हैं 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। मैंने उदाहरण दिया ना अभी 5वीं कक्षा का, 6th क्लास का, 8th क्लास के, वही बच्चे आज जो है टाइप्स ऑफ म्यूजियम्स पढ़ाते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को 8वीं कक्षा के बच्चे पढ़ाते हैं। मायने नहीं रखता। नचिकेता का क्या एज था भाई? क्या एज था नचिकेता का? मगर वो नचिकेता जो अपने अंदर से उसका ये था ना, जो अग्नि थी, जो ज्वाला थी अंदर धधक रही थी, वो सोचता था कि मृत्यु के बाद का भी जो ज्ञान है वो पाऊं। एक उदाहरण दिया था बहुत सुंदर, अभी कुछ दादा ने हमें इंदौर के इसमें, वो बांग्लादेश का एक उदाहरण था, उसका नाम मैं भूल गया, बारी या ऐसा कुछ उनका नाम है, जिस बच्चे ने 6th ईयर्स के एज में जो है वो ग्रेजुएशन की ये किया, 8 साल की उम्र में एमएससी फिजिक्स, एमएससी की एग्जाम पास कर ली, और 12 साल के इसमें जो है नोबेल लॉरेट के लिए उनका नाम दिया गया। वो हमारे इसमें आए थे, मुंबई के इसमें आए थे एक लेक्चर के लिए। 12 साल की उम्र का बच्चा हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में लेक्चर देता है प्रोफेसर्स के लिए, 12 साल का बच्चा। संत ज्ञानेश्वर क्या थे? शके 12 भारत रहते, टीका के लिए ज्ञानेश्वर सच्चिदानंद बाबा अत्यादरे लेखक उदाहला। उम्र के 12वें-14वें साल में ज्ञानेश्वरी का लेखन किया। आज वो ज्ञानेश्वरी हमारे विश्वविद्यालय में सिखाई जाती है, उस पर हमारे प्रोफेसर पीएचडी करते हैं। कितनी यूनिवर्सिटीज में उसके बारे में सिखाया जाता है। 14 साल के बच्चे ने लिखी है। जब हमारे बच्चे 10वीं के पिज्जा खाने में खुद को जो है बहुत सही मानते हैं। खाने के बारे में मेरा विरोध नहीं है, जो चाहते खाइएगा, हम भी बहुत खाते हैं, आइसक्रीम खाते, ये खाते, वो खाते, शरारत हम भी करते हैं, उतनी मस्ती उतनी ही करते हैं, मगर ये भी पता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो मराठी में एक बहुत सुंदर हम ये कहते हैं कि आप जो है अपने दिमाग को जो है ना, वो मनुष्य है ना, तो सोच सकते, सोचने की शक्ति हमारे पास है। तो उस सोच से पहले ये सोचिएगा कि हमें क्या करना है जीवन में। तो जिस जीवन का लक्ष्य, तो बहुत सुंदर स्वामी विवेकानंद जी का है, एक बार सोच लिए ना ये करना है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराण्य बोधत। उस लक्ष्य तक पहुंचे बिना रुको मत। कोई बाधा, कोई हिमालय आपको नहीं रोक सकता। चाहे समुद्र रास्ते में आ जाए, अगस्ती तो आचमन भी कर जाएगा। इसको हमें भावार्थ को जो है व्यवहारिक अर्थ में अगर देखना होगा, जब अंदर से आग लगी हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। मैं खुद ये जीवन जी रहा हूं, इसलिए आपको कहने के लायक बनाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं नहीं कहता हूं कि मैं पूरी तरह से लायक हो गया, प्रयास कर रहा हूं उसमें जी करके। गुरु वो होता है कि जो उसमें जिया हुआ है। तपस्व प्रसिद्ध्यन्ते तपो मूलम ही साधनम। उसने खुद तप नहीं किया तो वो हमें तप करने के लिए नहीं कह सकता है, उतना ये नहीं हो सकता है। बट लास्ट में जो है इसको, ये आगे का जो है स्वामी विवेकानंद जी के वाक्य को ही लेकर के मैं बोलता हूँ, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और व्यक्ति स्वावलंबी बने। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। मैं इस शब्द को रिसर्च के साथ जोड़ता हूँ, अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, ये रिसर्च है। प्लीज नोट दिस लास्ट सेंटेंस ओनली, अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति रिसर्च है। वो अंतर्निहित क्या है ये आपको ही तय करना है, बाहर का कोई नहीं तय कर सकता। पूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास जो है वो गुरु के माध्यम से करते हैं। गुरु कोई भी हो सकता है, ग्रंथ भी हो सकते हैं, आपकी माँ भी हो सकती है। मैंने जैसे कहा कि उसके लिए कोई बंधन नहीं है, वो आप तय कर सकते हो। तो ये बात जो है अंतर्निहित पूर्णता को जो है आपको अभिव्यक्त करना है, एंड दिस इज व्हाट रिसर्च, ऐसा मैं समझता हूँ। विजडम, विद्या, वो सब हमने आपको बात की। हो सकता है शायद आपके दिमाग के इसमें से अगर चला, नड़ी फुंकली सोनारे इकडून तिकडे गेले वारे, मैंने इधर से कहा, इधर से चला गया कान से, तो मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी उस लायक बनने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं भी एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ, मुझसे भी कई सारी गलतियां हो सकती है, मगर आप सभी आचार्य है, आप मुझे जो है अगर कुछ मार्गदर्शित करें तो मुझे अभी आप कह सकते हैं। जो नाम आपने सर बताया वो सोबोर्नो आइजैक बारी, ऐसा करके उसका नाम है। जी जी, बहुत धन्यवाद। आइजैक नोट बारी। कीजिएगा, आप भी लिखिएगा ये नाम, सोबोर्नो 12 वर्ष। आइजैक। जैसे मैंने भी 2 उदाहरण, भारतीय संस्कृति में कई उदाहरण है, जैसे मैंने 2 उदाहरण आपको बताए, कोई बता सकता है नाम? अभी भी मैंने बताए थे, एक बताए, एक बताए, चलिए एक नाम बताइए। मैंने बताया नचिकेता का नाम मैंने बताया था, है ना? ऐसे और भी नाम आप ढूंढिएगा, ऐसे कई सारे असंख्य उदाहरण आपके आजू बाजू में भी आपको मिलेंगे।
हम एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में भी कहते हैं ना, एक बच्चा ऐसा कि जो बचपन में घर घर में अखबार बांटता था। उसने वो सपना देखा कि मैं कुछ जीवन में बन पाऊं। जब इस दुनिया से वो चला गया, दुनिया के हर अखबार में उसका नाम था। तो ऐसे हमारे पास जो है उदाहरण है हमारे आजू बाजू में। भारतीय संस्कृति में तो इतने उदाहरण भरे भरे मिलेंगे आपको, अच्छे से अच्छे। स्वामी विवेकानंद जी के उदाहरण हमारे पास है, अरविंदो घोष जी का उदाहरण है, भगत सिंह का उदाहरण है, कितने उदाहरण हम दे पाएंगे। गुरु गोविंदा सिंह, तेग बहादुर वगैरह जो उदाहरण हम देते हैं, कोई कोना भारत का ऐसा छूटा नहीं कि जहाँ उदाहरण नहीं है। छोटे छोटे संत ज्ञानेश्वर का मैंने नाम बताया आपको, है ना, 14 साल के। या हमारे संभाजी महाराज का उदाहरण लीजिएगा, छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी महाराज। उम्र के किस साल में उन्होंने इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे। संस्कृत के महावीर थे वो, मगर फिर भी जो है लड़ रन चल रहा था। इतनी औरंगजेब अपनी सेना लेकर 1687 में यहाँ दक्षिण में आया, 1600, और उस समय से लेकर के जो है 1709 तक उसका डेथ होने तक संघर्ष चलता रहा। संभाजी महाराज ने कभी शरण कबूल नहीं की, मगर इतने युद्ध के बावजूद भी इतने सुंदर ग्रंथों का निर्माण किया। देखिए, अंदर भरा पड़ा अंतर्निहित पूर्णता को जो है अभिव्यक्त करने के लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैंने मराठी में एक सुंदर गीत उसका ये किया है, कभी अगर समय मिले तो गाऊंगा। यहाँ तो समय है या नहीं मुझे पता नहीं, गुरु मुझे क्षमा कीजिए, तो बताइए, मगर उसका भावार्थ भी आपको समझना होगा। ध्यास एक साधका अंतरात ठेवतु, ये वो गीत है। ध्यास जो है एक बार ते आपके अंतर में रखना है। जान यत्न देवतु, जान यत्न देवतु, ध्यास एक साधका अंतरात ठेवतु, ध्यास एक साधका अंतरात ठेवतु, जान यत्न देवतु, जान यत्न देवतु। यत्न प्रयत्न, ट्राय ट्राय अगेन ट्राय बट नेवर ट्राय। नसेल सोबती कुणी संगती तुझ्या जरी, नसेल सोबती कुणी संगती तुझ्या जरी, असेल रात्र काजळी होवती तुझ्या जरी। कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है, पता नहीं कि कौन मेरे साथ आएगा, फिर भी चल पड़ा हूं, क्योंकि मैं अपनी भारतीय संस्कृति का वो जो दीप है उसे आगे ले जाना चाहता हूँ, पुरोधा हूं मैं उसका। तो बाजू में घनघोर अंधकार छाया हुआ है, फिर भी मुझे जो है आगे बढ़ता जाना है। नसेल सोबती कुणी संगती तुझ्या जरी, असेल रात्र काजळी भोवती तुझ्या जरी, संकटात अंतरी ध्येय दीप लाव तू, संकटात अंतरी ध्येय दीप लाव तू, जान यत्न देव तू, जान यत्न देव तू। समोर आडवी तुला प्रलय लाट येऊ दे, समोर आडवी तुला प्रलय लाट येऊ दे, पहाड ही मध्येच वा ध्येय वाट अडवू दे। चाहे जितने तूफान आए, चाहे जितने बमंडर आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम युवा है, यूथ है, हम कर सकते हैं, वो ताकत हमारे बीच है। युद्ध ये शारीरिक प्रक्रिया, एज की प्रक्रिया नहीं है। मन जो है वो युद्ध होना चाहिए, वो युवा होना चाहिए। समोर आडवी तुला प्रलय लाट येऊ दे, पहाड ही मध्येच वा ध्येय वाट अडवू दे, वादळा परी सदा घे पुढेच धाव तू, वादळा परी सदा घे पुढेच धाव तू, जान यत्न देव तू, जान यत्न देव तू, ध्यास एक साधका अंतरात ठेव तू, ध्यास एक साधका अंतरात ठेव तू, जान यत्न देव तू, जान यत्न देव तू, जान यत्न देव तू, जान यत्न देव तू। धन्यवाद भुजंग भैया। मुझे लग रहा है कि शोध क्या है उसको जानने के साथ साथ जब हम उस प्रक्रिया में अंतर्निहित होते हैं तो आत्मविश्वास भी हमारा बढ़ता है। शोध का एक इफेक्ट ये भी होना चाहिए जो आपको सुनने के बाद लगा। अभी एक ऐसे समय तो नहीं बचा है हमारे पास, पर फिर भी अगर हम लोगों में से अपने विषय को लेकर के शोध कैसे करना है वो संभवतः स्पष्ट हो गया होगा, पर फिर भी अगर कुछ प्रश्न है हमारा तो भुजंग भैया हमारे बीच में हैं, हम उनसे कुछ एक आध अपने मन में जो शंका है शोध को लेकर के पूछ सकते हैं। इसी अन्यथा विषय को फिर हम लेकर शांति मंत्र के साथ समापन करेंगे और अगले मंडल का विषय भी अपन अभी तय करके फिर शांति मंत्र लेंगे। कुछ प्रश्न आदि है, अभी स्वरांगी नई नई जुड़ी है,
साहिल भी आज पहले बार जुड़ा है, रुजुल, हिरणमयी, सुमुखाय और पलक, हम लोग तो मिलते रहते हैं, जी है ना? पलक तो जी प्रश्न बोलिए। पूछ सकते हैं। पलक जी ने हाथ उठाया है, जी बोलिए। जी, तो मेरा ये प्रश्न था कि जैसे आपने कहा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और हमारे संस्कृति में कभी भी ये नहीं था कि ये हमारा है और हम इसको भले ही शेयर करेंगे लेकिन जो क्रेडिट है वो हमारा रहेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कहीं ना कहीं भारत को मिला ही, क्योंकि 2018 में यूएस ने टर्मरिक का पेटेंट निकाला कि टर्मरिक इज एन एंटीबायोटिक, जबकि हमारे देश में पता नहीं कब से इस चीज को हर घर में यूज किया जाता है कि तुम यही बात मैंने मेरे ही उदाहरण के द्वारा आपको बताई थी। मेरा उद्देश्य जीवन का, मेरे ज्ञान का, या जो भी हमने पाया है वो समाज के लिए उपयोग हो। भारतीय संस्कृति ने हमेशा यही सोचा है, क्रेडिट लेने वाली कल्चर हमने कभी नहीं की। आप चाहते हो इसका इंटरप्रिटेशन भी किसने किया है वो छोड़ दीजिए, मुझे उससे लेना देना नहीं है। चाहते हो तो कीजिएगा, किसने कहा है डॉक्यूमेंटेशन करना पक्का कीजिएगा। सिर्फ उसको इंटरनेशनल पैमाना क्यों चाहिए? मैंने कहा ना कि उसको चैलेंज देना है तो मैं चैलेंज कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास हजारों की संख्या में पांडुलिपियां हैं। हमने डॉक्यूमेंटेशन के लिए कभी गलती नहीं की, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन किया, मगर हमारे डॉक्यूमेंटेशन का उद्देश्य भी यही रहा वो समाज हित के लिए हो। सिर्फ क्रेडिट लेकर के, ये लेकर के, पेटेंट लेकर के फाइलों में बंद करने के लिए नहीं किया। भारत में अब तक जितने पेटेंट लिए, मैं दुनिया की नहीं बात करूंगा, भारत की बात करूंगा, 100% में से सिर्फ 3% पेटेंट ऐसे है जिसका यूज किया जा रहा है। 97% जो सारे पेटेंट है फाइलों में बंद है, वो तो मर भी गए जिन्होंने पेटेंट ले लिया। हमारे उन्नत पंडित जी आए थे अभी, डायरेक्टर जनरल जो है हमारे ये इसके कंट्रोल ऑफ पेटेंट जनरल, तो उन्होंने ये बात कही कि फिर उसका यूज नहीं हो रहा है तो क्या करना है। तो उसी समय ये चर्चा हुई थी हमारे कैलफोर में, सारे भारत से 150 विश्वविद्यालयों के कुलपति और सारे आईआईटीज एनआईटीज के सारे डायरेक्टर, हम 2 दिन हम साथ में रहे। उस चर्चा का अंतिम यही था, ज्ञान को समाज के लिए यूज करने के लिए प्रक्रिया को शुरू कर देना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि हमने क्रेडिट, वो तो पांडुलिपियां बना के डॉक्यूमेंटेशन कर दिए, मगर क्रेडिट के लड़ाई में हम नहीं पड़े। हम इस लड़ाई में रहे कि समाज के लिए उपयोग हो। नहीं तो शारंगधर, वाग्भट, सुश्रुत अभी तक जो है सिर्फ उनके अपने घर में ही रहते, घर में ही मर जाते, हमको कभी पता ही नहीं चलता। स्वरांगी जी हाँ, स्वरांगी जी। जी, मेरा प्रश्न यह है, क्योंकि आपने रिसर्च का कहा, अगर हम शिक्षा के तौर पर देखें तो अनुसंधान का कोई मतलब ही नहीं रखते। क्योंकि अगर मैं स्कूली शिक्षा की बात करूं, हम बच्चों को जैसे अभी समर असाइनमेंट मिलता है तो रिसर्च के लिए टॉपिक दे देते हैं, और उसमें भी हमें 1 या 2 टॉपिक चुनने पड़ते हैं, और उसमें से भी लिमिट कर देते हैं कि आप क्या क्या लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं। यानी हम अपना एडिशनल कुछ कर भी नहीं सकते। और एक और उदाहरण दूं तो जैसे साइंस फेयर्स होते हैं स्कूलों में, तो उसमें भी जो टीचर्स या सीबीएसई इनिशियलाइज करते हैं टॉपिक, हमें उन्हीं पर ही अपना फेयर करना होता है। हम अपने मन से एडिशनल कुछ कर ही नहीं सकते अनुसंधान। इसमें 2 बातों का बड़ा ये होता है, क्योंकि ये बात बहुत बार गहराई से सामने आती है कि जो टीचर्स हमें बताते हैं उस पर असाइनमेंट करने होते हैं। टेक इट एज ए चैलेंज, उसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। जो आप हमें पढ़ाए हो उससे तो और भी हम ज्यादा पढ़ेंगे, घर में आएंगे और किताबों को ढूंढेंगे, ग्रंथालय में जाएंगे, देखेंगे, गूगल में देखेंगे। गूगल बाबा, आपने ही शब्द यूज किया, आपको पता है गूगल बाबा के पास कितनी किताबें हैं? पता है? गूगल बाबा के पास 16 बिलियन बुक्स है, 16 बिलियन किताबें हैं। मैंने यूआरएल लिंक्स जो निकाल के रखे अभी तक, तो मेरे पास 73 लाख ई बुक्स के अभी तक मैंने उसके लिंक्स निकाल के रखे हैं। और उसको छोड़ करके 2 लाख रिसर्च पेपर्स का ये निकाला है। और पांडुलिपियों के बारे में जैसे मैंने कहा, 25,80,000 पांडुलिपियों का ये निकाल कर रखा था। ये हर इसका कौन से ग्रंथालय में कितना उसका नंबर है, क्या है उसका विषय, क्या है, ये सारा उसमें। तो गूगल बाबा के पास भंडार पड़ा हुआ है। तो आप सर्च करके भी देखिए, गुरु ने जो विषय दिया, इतना खुद को ये बनाइए कि गुरु के सामने गुरु बन जाइए, अहंकार के द्वारा नहीं, ज्ञान के द्वारा। और फिर भी जो है उनके सामने हाथ जोड़ के नतमस्तक हो जाइए कि आपने ही प्रेरणा दी और आपकी वजह से ही मैं ये पढ़ पाया। उस विषय को चैलेंज के रूप में लीजिएगा। एडिशनल जो करना है आपको, उस विषय को छोड़ के दूसरा विषय घर में आके लिखिएगा। कोई नहीं करता है हमें भेजिएगा। विनोद जी, हम इसी काम के लिए तो हमको जोड़ा गया है कि हमारा काम ही ये है कि हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी जो समाज जो है हमारा,
जो इस विषय में रुचि रखता है हम उसको जोड़े। वी नीड टू मेक अ गुड नेटवर्क, अच्छे लोगों का भी नेटवर्क बनना है, लाइक माइंडेड लोगों का। रिसर्च फॉर रिसर्चर्स फाउंडेशन, मैंने शुरुआत में ही कहा था, इट्स एन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिसर्च नेटवर्क। हजारों की संख्या में लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं। सो यू आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम। हमारे लिए तो ये सबसे बड़ी खुशी होगी, जिस विषय पे आप कुछ काम करना चाहती हो, सबसे कम उम्र की रिसर्चर के रूप में आप ही आ जाइए हमारे यहाँ पे, तो हमें खुशी होगी। और जो भी हो सकता है हमसे बन पड़ेगा वो सारा जो है हम आपको। और फिर भी याद रखिएगा, खुद ही खुद के मार्गदर्शक बन सकोगे, दुनिया में कोई नहीं बन पाएगा। इतना जो है खुद को क्षमतावान करेंगे। जी हिरमणि जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हिरणमयी जी। जी सर, अभी आपने कहा था कि कुछ सोशल बेनिफिट होना चाहिए जिस रिसर्च को हम करें। जो भी हम यहाँ पे लॉ स्टूडेंट्स हैं, हमारे करिकुलम में रिसर्च और हमें फ्रीडम दी जाती है कि टॉपिक आप पिक करो, पर साइटेशन इस हिसाब से करना, कोटेशंस इस हिसाब से होने चाहिए। और इतना करने के बाद अगर पेपर पब्लिश भी हो जाता है, वो सिर्फ एक नाम के लिए सीवी में चला जाता है और उसके आगे उसका किया कुछ नहीं जाता। और अगर हम कुछ फील्ड वर्क करना भी चाहते हैं तो यूज किया जाता है, जुरिस्डिक्शन शब्द आ जाता है, ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, या आपके लिए ये फील्ड में काम करना अभी के लिए उचित नहीं है। आप इंटर्नशिप कर लीजिएगा या आप थोड़ा मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग टाइप कुछ कर लीजिए, शायद उसके द्वारा आप कुछ कर पाए। पर रिसर्च देख के फिर बोलते हैं कि ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा और आपके कॉलेज के टेन्योर से ये मैच नहीं होगा। तो ना रिसर्च कुछ बेनिफिट में आती है, ना हमें इंटर्नशिप्स में ये मौका मिलता है कि हम वो एक्सप्लोर कर पाए। तो ऐसे टॉपिक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्पेशली जब मैटर्स नेशनल सिक्योरिटी के रिलेटेड हो? यही आपका जो प्रश्न है, ये पिछले 25 सालों में देश में बार बार सामने जब आ रहा है, तभी जाकर के नई शिक्षा नीति बनी है। वो यही कहती है कि बच्चे के अंदर जो अपनी खुद की जो क्षमताएं हैं उसको देखिएगा। उसको सिर्फ याद रखने वाली पढ़ाई की एग्जाम जो हम ले रहे हैं ना, व्हाट इज द एग्जाम, वो तो सिर्फ हमें जो दिमाग में है याद कितना रख सकते हैं उसका एग्जाम है। मैं क्या कर सकता हूँ उसका एग्जाम है। क्या मैं मट्टी से बहुत सुंदर मूर्ति बना सकता हूँ, मैं पत्थर की बहुत सुंदर मूर्ति बना सकता हूँ, मगर क्या कोई मुझे सर्टिफिकेट देगा? वो तो बोलेगा कि ये 10वीं फेल है भाई। मगर मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो ये बोलता हूँ कि फेल हूँ तो फेल हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं। जैसे मैंने इंजीनियरिंग नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया, मगर आज मैं सिविल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में जाकर लेक्चर देता हूँ। अभी तो DY पाटिल में आकर के भी लेक्चर दे दिया है फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए। तो फैकल्टीज, आपको पढ़ाने वाले फैकल्टीज है, उनको हम आके तो लेक्चर दे रहे हैं ना, तो क्या फर्क पड़ा मैंने इंजीनियरिंग नहीं किया तो? टेक इट एज अ चैलेंज। हमेशा ये कहते कि हर बात को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार कीजिए, मगर चुप नहीं बैठना है। नई शिक्षा नीति वो कह रही है, नई शिक्षा नीति आई है ऐसे लोगों की वजह से कि जिन्होंने इसे चैलेंज के रूप में स्वीकार किया, इसको हम तोड़ देंगे। ये जो हमारे ऊपर थोपा गया है ना, ब्रिटिश के सिस्टम में ये जो थोपा गया है, इसको हम तोड़ देंगे और हम भारत की उसी शिक्षा गतिविधि, हम उसको शब्द कहते हैं, शिक्षा प्रक्रिया गतिविधि को हम ले आएंगे कि जिससे छात्र जो है, विद्यार्थी जो है, अपने अंदर की क्षमताओं को पूरी तरह से प्रकट कर पाएगा। नई शिक्षा नीति बार बार उसके ऊपर जोर देती है। और इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो शब्द यूज किया कि जो बच्चा कि अपने दादा कहीं कितनी पीढ़ियों से जो है बहुत सुंदर वस्त्र बुनना जानता था, कि जो सबसे विश्व में सबसे प्रसिद्ध थे, भारत के विश्व, आपको पता होगा कि भारत से ये माचिस की डिब्बे में बैठने जैसी साड़ी बनती थी, और ये साड़ी जो है वहां जाती थी बाहर के देशों में। हमारे देश से जो थे कई सारे ऐसे यानी तैयार किए हुए हमारे जो ये चीजें थी, रोम से इतना सोना हमारे देश में आने लगा कि रोम के राजा ने, वो शिलालेख अभी भी वहां पर है, तो वो वहां पर लिखा कि भारत में जाने वाला सोना रोक दो भाई, नहीं तो एक दिन हमारे देश में सोने का कुछ भी नहीं रहेगा, इतना सोना हमारे देश से उधर जा रहा है। इसलिए सोने की चिड़िया जो कहते हैं, इसका कारण ये था कि हम इतने परफेक्ट बने हुए थे, परफेक्शन की ओर, पूर्णता की ओर, अंतर्निहित पूर्णता का अभिव्यक्ति जो है वो हमने करके दिखाया है, दुनिया को दिखाया है। मगर उसके ऊपर आवरण चढ़े, फूट चढ़े, आप जो बोल रहे हैं ना, वो हमको उस कोष में बंद कर दिया गया। तोड़ दिए उस कोष को, अपनी अंदर से जो आग है ना उसको जला ली, तोड़ दीजिए इस बंधन को, एक नेटवर्क बनाइए आप जैसे लाइक माइंडेड पीपल्स। मंडल इसीलिए है, मंडल बना क्यों है? मंडल की ताकत वही है कि वी आर नॉट आई, मैं अकेला नहीं लड़ सकता हूँ, वी आर टीम है ना। क्रिकेट में बोलते हैं ना कि मैं कितनी भी अच्छी बैटिंग करूंगा, सचिन तेंदुलकर भी बनूंगा, मगर बाकी लोग अगर गड़बड़ा गए तो टीम की हार होनी निश्चित है। टीम बननी चाहिए, अकेले की ताकत के बजाय मुट्ठी बंद गई, मैं उंगली से इसे मुट्ठी बंद कर सकता हूँ नहीं, इसे बंद कर सकता हूँ नहीं, मगर
इससे कर सकता हूँ मुट्ठी को, तो ताकत तब आ जाएगी जब मैं पंच कर सकूँ, है ना। आपके बाजू में जितने भी आवरण जो बांध दिए गए हैं, तो मंडल वो ताकत है जो पंच का काम करेगी। आपके अंदर की अभिव्यक्ति को निकाल करके वो उस पंच का काम करेगी, वो ताकत दिलाएगी मंडल। तो मंडल इसीलिए बनते हैं, मंडल का काम ही वही है। इसको छोड़ करके और एक दूसरा हमारा होता है जिसमें हम स्वाध्याय भी करते हैं, यानी इतना तक सीमित नहीं रहना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, लिखना है, आगे स्वाध्याय ये प्रक्रिया आगे बढ़नी है और आगे चल करके आप भी मंडल बनाने के सक्षम होंगे। आज तो विनोद जी ने कर लिया, वो तो इतने साल पूरा रात दिन जो है इसके लिए दिए है, मगर आप जहां बैठे हो वहां से आपके जैसे आप ढूंढ सकते हैं ना, विधि के 10 बच्चों को ढूंढिएगा कि जो आप जैसे अभी तो यही चार तो यही है विधि के, तो लॉ के ऐसे 10 बच्चों को ढूंढिएगा कि जो ये कहे कि हम अपने कानून की ताकत जो है वो समाज की अच्छाई के लिए कर सकेंगे, उपयोग कर सकेंगे। अच्छा, कम है क्या हमारे पास? मुझे अभी मैं दिल्ली आया था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे तो वहाँ एक दीदी है, सीमा सिंह जी, वो आई थी, उन्होंने मुझे पूछा कि ऐसे कौन से ग्रंथ है कि जिसको हम लॉ केस में यूज कर सकते हैं। तो मैंने कहा मेरे पास ऐसे 8000 ग्रंथ है, दंड विवेक है, दंड विधान है, न्याय शास्त्र है, न्याय शास्त्र चिंतामणि है, 8000 ऐसे ग्रंथ मेरे पास है जो सिर्फ लॉ से संबंधित है। तो मांगिए, आप जो मांगता है हम तो देने के लिए बैठे, क्योंकि हमारा काम ही वो है कि पुढीले भांडार धन्याचा तुम्हाला मी तो हमाला भारव आहे। हम सिर्फ हमाल की भूमिका है, हम जो है सिर्फ आपको अध्ययनकर्ताओं को वो भंडार आप तक पहुंचाने का काम, इतना ही हमारी भूमिका, क्योंकि हम विद्वान नहीं है, हम अभ्यासक नहीं है, हम सिर्फ वो आप तक पहुंचा सकेंगे। हाँ, हम भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे अध्ययन करने का, मगर आप तक पहुंचाएंगे। आप आपके जैसे और 10 लोगों को ढूंढिएगा, मंडल आप बनाइएगा, ये मंडल की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी। लाइक माइंडेड को हम और उस विषय को लेकर के जो लोग काम करना चाहते हैं उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। सिर्फ मार्गदर्शक आपको ढूंढने होंगे। अब पता नहीं मुझ में ऐसी क्या बात विनोद जी को दिखाई दी कि उन्होंने मुझे बुलाया। मैं तो समझता हूँ कि आप सभी विद्वानों के सामने बात करने लायक तो मैं हूँ नहीं, बस जो किया वो अनुभव मैंने आपके साथ साझा किया, इसके अलावा। हिरणमयी ने जो प्रश्न पूछा था उसमें मैं केवल 2 बात जोड़ूंगा कि जब ऐसी परिस्थिति आती है ना, तभी हमारे मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि जो रिसर्च की हमारी एक मतलब हमारे मन में तो आया था रिसर्च करने को, लेकिन उसके सामने ये इतने सारे बाउंडेशन आ गए। उस समय हमको ये प्रश्न पूछना चाहिए कि हमको रिसर्च क्यों करना है, जो हमारा विषय है उसी के लिए करना है या उससे थोड़ा आगे जाना है। उस समय मन में अपने को जो उत्तर आता है ना, फिर वो हमारी प्रारंभ की स्थिति होती है, ऐसा मुझे लगता है। कल ये प्रश्न आया था, हमारे एक गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एक छात्रा ने मुझे पूछा था, फिर धरोहर को ऐसे क्यों सिखाया जाता है, ये गड़बड़ी क्यों है? तो मैंने उनको कहा कि कानून ने ही धरोहर के, मैंने शिक्षा धरोहर के बारे में बात की थी। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया ना, टीचर बच्चे को नहीं मार सकते हैं, है ना, अभी आ गया, कानून आ गया है, अगर मारेगा तो पनिशमेंट होगी। भाई हमने सीखा ही तब था जब हमको छड़ी लगी थी, छड़ी लागे छम छम विद्या यही घम घम। देश के किसी भी वकील ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, माफ करना, किसी भी वकील ने इसके खिलाफ। ऐसे कैसे जजमेंट दे सकते हो तुम? क्योंकि मैं माता पिता के साथ साथ मेरे गुरुजन की जब मार पड़ी तब मैं बना हूं, ये मुझे खुद को अनुभव है। जिस जज ने डिसीजन दिया था वो जज कैसे बना उसको भी पूछेगा, मार खा के तो बना होगा। यही हमारे नागपुर में ही शरद बोबड़े जी है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके यहाँ जाकर के हमने यही बात पूछी थी। हमारे धर्माधिकारी जी थे जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे मुंबई के, मैंने उनको ये पूछा था कि क्यों ऐसा डिसीजन दिए है, ये तो गलत है। तो बोले पॉलिटिकल प्रेशर है। फिर तुम किस लिए हो? बने तो कानून के तुम ही हो ना, तो करता धरता, और तुम कहते हो प्रेशर आ रहा है। तो क्यों आवाज नहीं उठी? इस देश के वकीलों से ये आवाज उठनी चाहिए थी कि शिक्षक बच्चे को शिक्षा नहीं दे सकता, ऐसा कानून ही नहीं बनना चाहिए। क्योंकि हमारी संस्कृति बोलती है लालयत तु पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़यत मित्रे तु षोडशे वर्षे इति शास्त्रम कथेत। अगर 15 साल के होने तक, 5 साल से 15 साल के होने तक अगर छड़ी नहीं लगी तो डिसिप्लिन कहाँ से सीख पाओगे, है ना। नदी में बहती नाव भी जो है उसको दिशा मिलनी चाहिए, तब जाकर के वो लक्ष्य तक पहुंचेगी। ऐसे ही छोड़ दिया तो धार के साथ कहाँ बह जाएगी, टूट जाएगी, फूट जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी। शिक्षा वो है, मार वो होता है, वो शिक्षा वो होती है। शिक्षा का शब्द दूसरे शिक्षा के साथ, हिंदी वाली शिक्षा के साथ जोड़े तब ये देखते हैं कि पनिशमेंट उस लिए है, सजा उस लिए है, छड़ी उस लिए है कि जो आपको छड़ी नहीं, कई तरह से शिक्षा उसलिए है कि आपको डिसिप्लिन सिखाए, आपको सही देह की तरफ ले जाए।
उसको ही कानूनन बंद कर दिया भाई। तो इसके खिलाफ आवाज उठनी, ऐसी कई बातें हैं। मैंने तो जब जब ये हुआ हाईकोर्ट में पिटीशन भी दाखिल किए हैं। मैं जाता था वहां जाकर के झगड़ता था कि हमारे गांव में जब कोई मंदिर ध्वस्त होता मुझे दिखाई देता है तो कल कल आया सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, मुझे बड़ी खुशी हुई उसके बारे में, और तुरंत मुझे वो भेज दिया गया कि ये बहुत अच्छा, ये देखिएगा, ये आप जो कह रहे। कई बार हमने जो आवाज ये उठाई तो जांच कमीशन बिठाए दिए गए। तो वो उस समय अगर आप गूगल में सर्च करोगे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके जांच कमीशन बिठाए, आगे नाम डाल दीजिए, आपको कई सारे केसेस मेरे नाम से मिलेंगे वहां पे। तो वहां ये बात थी कि गांव में कोई मंदिर ध्वस्त होता है तो हम किसको बोलते हैं, किसको दोष देते हैं? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ऐसी है कि कुछ करती नहीं है। अब जब गांव में जाकर के किसी ग्राम पंचायत में जाकर के पूछोगे कि भाई आपके गांव में ये मंदिर है, खराब हो रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी, तो क्या बोलेंगे? ये हमारा काम थोड़ी है, ये तो आर्कियोलॉजी वाले करेंगे ना। आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट में जाकर के आप जब पूछोगे कि वहाँ एक मंदिर है गांव में, वो खराब हो रहा है, पहले तो ये पूछेंगे वो कौन सी लिस्ट में है, नेशनल प्रोटेक्टेड लिस्ट में है, स्टेट प्रोटेक्टेड लिस्ट में है, या लिस्ट में ही नहीं है। नेशनल प्रोटेक्टेड हो तो एएसआई वाले करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। स्टेट वाले हो तो स्टेट वाले करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वो भी तब करेंगे जब फंड आएगा। अगर लिस्ट में नहीं है, इस देश में लाखों मंदिर ऐसे हैं कि जो किसी भी लिस्ट में नहीं है। अभी मेरे पास जो लिस्ट है लगभग 75,000 मंदिरों की मेरे पास है। तब मैं ये सवाल पूछता हूँ, चलिए ना जिम्मेदारी ये ले रहा है ना जिम्मेदारी वो ले रहा है, अब मैं एक काम करता हूँ, उसी मंदिर में जाकर के, मंदिर समझ लीजिए कि गांव का जो होता है वो एक एकड़ की जमीन है, तो उसमें थोड़े से एरिया में मंदिर होता है, बाकी जगह खाली रहती है, बराबर। वहां जाइए और आप जो है कुदल फावड़ी लेकर के जाइए, 10 लोगों को लेके जाइए, बोलिए अब गड्ढा करने को शुरू कर दीजिए। किसी ने पूछा तो बोल दीजिए यहाँ मैं अपना घर बना रहा हूँ। आपको सबसे पहले कौन रोकेगा? ग्राम पंचायत। बोले किसको पूछ करके घर बना रहे हो तुम यहाँ पे, ये जमीन तो मंदिर की है। तो आप उनको ये पूछिएगा कि जब मैं आपसे पूछने आता ये मंदिर खराब हो रहा है तब उसको ठीक करने, तो आप बोले ऐसा के पास जाओ, तो ये जमीन भी तो उसकी हो गई ना। फिर वो पूछे आके मेरे को, मैं देख लूंगा, मैं घर बना दूंगा, बना दो। तो फिर क्या कीजिएगा कि फिर जो है उस मंदिर के बारे में अखबार में न्यूज दीजिएगा कि मंदिर की जमीन पर आपने अतिक्रमण किया, या मंदिर को कोई हानि अगर आपने, मान लीजिए सिर्फ फूलों के तोरण भी लगा दिए, एएसआई के लोग आपके यहाँ आ जाएंगे, आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। किसको पूछ के किया? जब कोई मूर्ति को आप भंग करने कर रहे हो या कोई मंदिर को अगर आप डेकोरेशन करने जा रहे हो तो आपको आकर के वो सवाल पूछेंगे। जब आपने ही उनको जाकर के जब पूछा था कि भाई यहाँ खराब हो रहा है, आकर के ठीक करो, तो मैंने अपने पिटीशन में ये लिखा था, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, प्लीज डिफाइन दिस क्लियरली। संविधान में उसके लिए एक शब्द लिखा गया है, संविधान में ये शब्द है, द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, संविधान का वो है। तो उसमें मैंने वो लिखा था हाईकोर्ट के पिटीशन में कि तो स्टेट को अगर जिम्मेदार माना गया है तो स्टेट ये डिफाइन करे कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट स्पेसिफिक प्लेस एंड दैट स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट एंटिक्विटी, जो भी है उस धरोहर का कौन जिम्मेदार है, ये तय कीजिए। उसको ट्रेनिंग देने का काम हम करेंगे, भारतीय शिक्षण मंडल वो काम करेगा। हम अगर वो कहते हैं ना कि हमारे पास प्रशिक्षित ही नहीं है, ऐसा ज्ञान ही नहीं है, कैसे करेंगे? वो हम करेंगे। तुम पहले रिस्पॉन्सिबल आदमी तो तय करो किसके पास होगा, क्योंकि जैसे होता है कि रास्ता बनाना है तो डिपार्टमेंट है, पानी चाहिए डिपार्टमेंट है, बिजली चाहिए डिपार्टमेंट है, धरोहर को संभालने के लिए डिपार्टमेंट नहीं है। ग्राम पंचायत स्तर पे है क्या कोई? हम नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है क्या कोई? कोई नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं बना भाई, हम तो सिर्फ स्टेट पे और अभी सेंट्रल में ही बैठे हुए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में नहीं बना है तो गांव की धरोहर को हम ही संभालेंगे। तो इसलिए मैंने एक स्लोगन यूज किया था, मेरा गांव मेरी धरोहर, माय विलेज माय हेरिटेज। तो कल बच्चों को हमने सिखाया, हमारी हेरिटेज की क्लास थी इसलिए सिर्फ वहां पर यही विषय सिखाया गया था। तो आप ही हो जो अगर आपको लगता है गलत है तो आप ही आवाज उठाना। कानून की सारी किताबों को खंगाल दीजिएगा। 2 उदाहरण देता हूँ सिर्फ आपको। कन्नबिरान सुप्रीम कोर्ट में लॉयर थे, और दूसरे हमारे के जितेंद्र बाबू जी, हमारे डेक्कन आर्कियोलॉजी के चेयरमैन। 500 करोड़ की खुद की प्रॉपर्टी है, शादी तक नहीं की, सिर्फ इसलिए अध्ययन करते रहे। दंड विवेक जैसे ग्रंथों को उन्होंने प्रकाशित किया और ये कहा कि मानवता के आधार पर कानूनन गतिविधियां चलनी चाहिए। इतने तो भी नक्सलिस्ट बने लोगों को उन्होंने ये मेन स्ट्रीम जिसको हम कह रहे हैं, वो शब्द भी मैं कभी कभी गलत सोचता हूँ, उसमें उन्होंने लाया, उनके हाथों के हथियारों को उन्होंने निकाल दिया और बोला कि एक अच्छा जीवन जियो। मगर उन्होंने कहा कानूनन गतिविधि मानवता के आधार पर होनी चाहिए, और इसलिए उन्होंने धर्मशास्त्र के कई सारे ग्रंथों को ये करते हुए वो बनाया। आज भी हाईकोर्ट के उनके डिसीजन को सुनिएगा, वो उसी बेस पर जो है पक्का उसके रहते। 2 उदाहरण मैंने बताए, कन्नपिरान जी और के जितेंद्र बाबू। ठीक है, तो ऐसे आप भी कानून के ऐसे विद्यार्थी बनिए, जहां लगता है अन्याय है खुद को उतना मजबूत बनाइए।
जमा कर हमारे दीजिए। हमारे जो विषय की क्लास होती है, जिस विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं, वो 40 मिनट की ही होती है, 45 मिनट की। वो लगता है कब खत्म होगी। और मैं देख रहा हूँ विगत 1 घंटे 50 मिनट से हम सभी लोग ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं। पर शायद ही थोड़ा ऐसा बीच में कोई समय आया होगा जब लगा हो कि नहीं, अभी बंद करना चाहिए। ज्ञान की प्रक्रिया ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो भारतीय विधि से ही संभव है। अभी और आगे हम जा सकते हैं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा होती है। मंडल 1 घंटे का ही होता है। हम 1 घंटे 50 मिनट कर दिए, फिर भी ये पलक का हाथ उठा हुआ है कि कुछ पूछना है। तो संक्षिप्त में 1 लाइन में प्रश्न और 1 से 2 लाइन में ही उत्तर, और उसके बाद अगले मंडल का हमको विषय भी तय करना है। और पलक जी बोलिए, बस है ना। समय नहीं गवाएंगे। पलक जी। हाँ, तो आपने कहा कि हम डिजिटल करना चाहते हैं बुक्स वगैरह को, ताकि किसी को भी उस चीज के बारे में, जिसको जो पढ़ना है वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अभी अगर मुझे कुछ पढ़ना है तो मुझे आप मतलब आपके लाइब्रेरी में आना पड़ेगा, या वो ऑलरेडी हो गया है कि मैं वहां से उसको यहाँ बैठे पढ़ आपका सकती आपका हूँ? आपका विषय जो है आप बता दीजिएगा, या विनोद जी से नंबर लीजिएगा, भेजिएगा। उसके ऊपर हमारे पास क्या क्या है, वो तुरंत आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अभी 1 मिनट में हम अगले मंडल का विषय तय कर लेते हैं। अगले मंडल का क्या विषय होना चाहिए? अभी जितनी चर्चा हुई है उसमें से ही हो सकता है कुछ निकल करके आया हो कि अगले मंडल पर इस विषय में हमको जानकारी लेनी चाहिए। तो आप लोग सुझाव दीजिए सबकी सहमति से, और शांति मंत्र के साथ फिर हम समापन करते हैं। हिरणमयी, पलक, सुमुखाय, कोई भी। अभी अच्छा हुआ है, हमने दरोहन के बारे में बहुत विचार विमर्श किया है। तो अगर दरोहन से रिलेटेड कुछ हम शुरू करें, क्योंकि एक फाउंडेशन नाम की चीज होती है, आई थिंक उसके बेसिस पे हम बाकी चीजें और भी अच्छे से समझ पाए। तो फाउंडेशन के हिसाब से अगर हम दरोहन पे कुछ कर सके, जैसे उज्ज्वला मैम का मेंशन किया था सर ने, तो वो टेम्पल आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर चुकी हैं। वैसे कोई भी अगर रिलेटेड टॉपिक हो तो वो मेरा इनपुट है यहाँ पे। मैं क्षमा चाहते हुए, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए, इसका अधिकार नहीं है। मैंने आज सिर्फ रिसर्च क्या होता है उतना ही बोला है। रिसर्च प्रोसेस को भी समझ लीजिएगा, क्योंकि आप सारे विश्वविद्यालय में रिसर्च करेंगे, पीएचडी की प्रोसेस कैसे होती है, उसको पीएचडी कोर्स वर्क क्या होता है, वो सारा एग्जाम क्या होता है, उस प्रक्रिया को पीएचडी प्रोसेस, रिसर्च प्रोसेस यूनिवर्सिटी के सिस्टम में, उसको पहले समझ लीजिएगा, ताकि इस विषय को लेकर के आपका ये हो जाएगा। फिर हेरिटेज विषय को लेकर के शुरुआत करें, तो आप सभी के लिए वो फायदा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अगले मंडल में हम लोग को मतलब शोध से ही संबंधित किसी और विषय पर बात करनी शोध है, प्रक्रिया, रिसर्च प्रोसेस, या शोध प्रक्रिया। सर एक सवाल ही पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ सर जी, मैं मगर ये एक ही वाक्य में पूछे। हाँ सर, जस्ट आपको एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ कि मेरा सवाल है क्या। तो आपने कहा था कि रिसर्च करने के लिए, जैसे कि हमारे पुराने जो यूनिवर्सिटीज हुआ करते थे, वो छात्रों को सारे फील्ड्स का नॉलेज होता था, राइट? तो अभी हम जैसे कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो हमें बस, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो मुझे मेजॉरिटी नॉलेज जो है वो मेरी फील्ड से है। तो अभी मैं रिसर्च के लिए अगर कुछ टॉपिक भी सोचना चाहूँगा तो वो बस यही आएगा, मतलब मेरी थॉट प्रोसेस एकदम नैरो है। तो अभी मुझे अगर बाकी भी फील्ड से अगर कोई टॉपिक मुझे अच्छा लगे, या फिर है अच्छा पोटेंशियली अच्छा टॉपिक है, तो मुझे सारे फील्ड्स का थोड़ा थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, राइट? तो आप क्या टिप्स देना चाहोगे कि मतलब ये सब एकेडमिक संभालते हुए भी मैं बाकी चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाऊँ? देखिए, पहले तो दिमाग से ये निकाल दीजिएगा कि आपको आपका नॉलेज नैरो है। यू आर रियली ग्रेट ब्रॉड माइंडेड पर्सन, क्योंकि ये आपने बोला, क्या आप बोल पाए, ये भी आपके अंदर की क्षमता है। दूसरा ये है, क्या आप अपनी प्लेट में कभी हमारे पत्थरों को या माटी को लेकर के बैठते हैं क्या खाने के लिए? नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते? क्योंकि मुझे पता है क्या खाना है, बराबर है। कभी रास्ते से चलते समय में मैं जो है कि बाजू में कोई कांटे के पेड़ है तो उसके अंदर से गाड़ी चलाऊंगा क्या? नहीं चलाऊंगा। क्यों नहीं चलाऊंगा? क्योंकि आपको वो नॉलेज है। इसका मतलब ये देखिएगा कि ऐसे कितने, तो भी मैं तो सिर्फ एक छोटी ऐसी हजारों चीजें हैं जो आपके दिमाग में ऑलरेडी है, तो आई है आपके इसमें। ठीक है, अब कंप्यूटर विषय को लेकर के बात कर रहे हैं, तो मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च होता है, इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च होता है, आजकल सारे विश्वविद्यालय में आ चुका है।
तो आप जैसे मैंने किताब जो लिखी मैंने आपको बताया कि इंडियन हेरिटेज डिजिटल नेटवर्क की किताब लिखी। डिजिटल नेटवर्किंग इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, ओके, बट एज वेल एज इट्स अ पार्ट ऑफ हेरिटेज टू। सो मैंने वो कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो आप भी उस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपकी रुचि किस में है, आप पढ़ाई किस में कर रहे हैं, उसको ठीक से समझिएगा, फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, तभी आप मुझे फोन कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, फिर हम बात कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, मंडल का टॉपिक अभी भी नहीं हुआ हमारा, प्रश्न ही आ रहे हैं। स्वाभाविक है, जब अंदर से तय करके आप जो है एक दूसरे के साथ ये करके व्हाट्सएप में आप ग्रुप में आपके हाँ, अपन समूह में कुछ लिख करके भेजते हैं अपना अपना टॉपिक, है ना, अपने ग्रुप में, और उसमें से सब मिल करके एक तय कर लेंगे, है ना। ठीक है, अभी शांति मंत्र मैं लेता हूँ। हाँ ठीक। हाँ, पलक क्या बोल रही थी तुम? मैं बोल रही थी कि जैसा कि जो रूट कॉज है किसी भी रिसर्च का, वो दिमाग में ये रख के होना चाहिए कि हम समाज को कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हम चूज करेंगे वो इस तरह से कर सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे आवाज गायब हो गई। एंड ऑफ द डे आवाज चली गई। हेलो। हाँ, हाँ, वो आई थिंक वो एंड ऑफ द डे तक थी आप। हाँ, तो एट द एंड ऑफ द डे वो ग्रेटर अमाउंट ऑफ पीपल को हेल्प कर सके या उस रिलेटेड कुछ भी। दिस इज माय इनपुट एंड दैट इज वाज द विजडम। रिसर्च इज व्हाट, जो मैंने टॉपिक कहा था आपको जो समझ में आया ना, यही इस आज का उद्देश्य था, लाइटनिंग द लैंप ऑफ विजडम। विजडम वही है जो हम रिसर्च को समाज के लिए यूज कर सकते। बहुत अच्छा, आपने कंक्लूड कर दिया इस आज के इसका। स्वरांगी, तुम्हें कुछ बोलना है? जी, हाँ, एक टॉपिक मेरे ख्याल में आया था कि चूंकि अभी हमने रिसर्च के बारे में बात की, तो हम रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कि वो हमें टेक्नोलॉजी के साथ कैसे मदद कर सकता है और हम उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं जिससे वो हमारे समाज में हम सभी को हेल्प करे। इसके लिए आपको पहले टेक्नोलॉजी कौन सी है वो तय करना होगा, क्योंकि रिसर्च बेस पर टेक्नोलॉजी तय होती है। ठीक है, ऐसे ही जो अपने दिमाग में आ रहा है ना, सारा अपन ग्रुप में एक उसको छोटे छोटे पॉइंट बना करके डालेंगे, और अपन सिर्फ भुजंग भैया से और भी अपने बहुत सारे लोग हैं उनसे हम चर्चा करके फिर एक्चुअल उसको क्या नाम देना है उस टॉपिक को, और फिर उसके हिसाब से अगले सप्ताह अपना शनिवार ही रहेगा। अभी तो मैं उदयपुर पहुंचा हूँ सुबह 10 बजे, कल रात को 2 बजे वहां से इंदौर से निकला हूँ, भुजंग भैया नागपुर गए, मैं उदयपुर आया, तो इसीलिए दिन परिवर्तित करना पड़ा, नहीं तो हमारे मंडल का दिन कल था, आज रविवार को करना पड़ा, कल संभव नहीं था, पूरे दिन के थके थे, समय 1 मिनट का मिलता नहीं था, सुबह 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। कल सोरांगी भी साथ में ही थे दिन भर। तो अभी हमारे मंडल की नई सदस्य है वो भी, तो इसलिए दिन परिवर्तित करना पड़ा। बट अगली बार हम शनिवार को ही रखेंगे। अभी मैं देख लेता हूँ शेड्यूल, शायद शनिवार को कहीं ना कहीं बिजी ही होगा, बट फिर भी अपन एक दिन पहले थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। आप सब बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है कि आधे घंटे पहले भी सूचना मिले तो समय पर आ जाते हैं, है ना। ठीक है, शांति मंत्र लेते हैं, है ना, और उसके बाद में अपन मंडल समाप्त करते हैं। जीवने यावदादानं स्यात् प्रदानं ततोऽधिकम् इत्येषा प्रार्थनास्माकं भगवन् परिपूर्यताम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। यस, तुम एक बार सारा जो अपना ये चर्चा हुआ है 1 से 1.5 घंटे का, उसका एक अच्छा सा एक डॉक्यूमेंटेशन बना करके वो समूह में शेयर करें। हाँ, इस रिकॉर्डिंग की लिंक भी मैं ग्रुप में डालता हूँ ताकि आप फिर भी सुन सकते, कभी भी ऐसा मन करे कि सुनना है फिर कभी भी सुन सकते। चलो मिलते। हिरणमयी, तबीयत अभी अच्छी हो गई ना तुम्हारी?
जी सर। अच्छा है, मिलते हैं।